हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माई सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो फिजिक्स क्लास 11th का बहुत शानदार चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स और उसके एक तरफा टॉपिक दैट इज विस्कोसिटी के ऊपर आ चुके हैं हम। ठीक है, विस्कोसिटी का जो शब्द है इसका जिक्र आपने सुना होगा फ्रिक्शन के टर्म्स में। ठीक है, कि लिक्विड में भी तो फ्रिक्शन होता है, तो वहां पर जो फ्रिक्शन होता है उसे बेसिकली कहीं ना कहीं रिलेट किया जाता है विस्कोसिटी के साथ। तो एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आपको उसके अंदर पढ़ने को मिलने वाली हैं, तो जरा जल्दी से स्टार्ट करते हैं बिना समय लगाए। ठीक है, आ गए इसकी पहली वाली स्लाइड के ऊपर। ठीक है, यहां पे ना काफी सारी चीजें जो हैं वो थोड़ी सी थ्योरेटिकल है, तो आपको उसके थ्रू गो थ्रू करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सीधे कूद गए डेरिवेशन के ऊपर और आपने थ्योरी वाला पार्ट स्किप कर दिया। ऐसे में अंडरस्टैंडिंग जो है ना वो उतनी डेप्थ में नहीं बन पाएगी। इसलिए आई वुड सजेस्ट कि पहले जो चीजें यहाँ पे स्लाइड पे लिखी हुई हैं उसको बेहतरीन तरह से पढ़ लिया जाए, उसके बाद इसके डेरिवेशन पे कूद जाएंगे अपन। ठीक है, चलो तो एक काम करें, थोड़ा सा जो बेसिक फंडा होता है ना वो एकदम सेट रखना दिमाग में। बेसिक फंडा अपना एकदम दिमाग में सेट रखना। अगर मैं आपसे पूछता हूं क्या स्ट्रेस क्या होता है, तो एवरीबडी नोज नाउ कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस इज बेसिकली प्रेशर। ठीक है, अब एक काम करो बेटा, टाइम को मार्क करो और फट से बताओ कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है। बेसिक चीजें। ठीक है, मान ले ऐसा कमेंट में क्या चल रहा है, अपनी बातचीत चल रही है। ठीक है, जो भी तुम लोग कमेंट में आंसर देते हो वो मैं पढ़ ही लेता हूं। तो ऐसा मान लो कि अपनी बातचीत चल रही है, मैंने पूछा कि स्ट्रेस क्या है, तुमने बोला सर प्रेशर है, मैंने बोला लो लिख दिया प्रेशर है। अब बताओ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉमेंट सेक्शन में गए आंसर लिख दिया। चलो वापस आ जाओ, अब जरा देखें कि आप लोगों ने सही फॉर्मूला लिखा है कि नहीं लिखा है। तो प्रेशर इज बेसिकली फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है बेटा, फोर्स अपॉन एरिया। आगे पूरी बात समझ। तो स्ट्रेस का मतलब होता है प्रेशर और प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ऑब्वियसली इसकी जो यूनिट होगी वो यूनिट आप लोग जानते हैं। अगर आप लोग का बात करने का मन करे तो कमेंट सेक्शन में यूनिट भी लिख दो कि सर आपने पूछ लिया फॉर्मूला क्या होता है, फिर हमें पता है कि अगले स्टेप में आप क्या पूछने वाले हो। मैंने बोला बहुत स्मार्ट, क्या पूछने वाला हूँ, यूनिट पूछने वाला हूँ। तो यूनिट क्या होता है भाई साहब, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। ओके डन। अब एक तो ये वाली चीज हो गई। अब उसके बाद आपको अगर मैं याद दिलाऊं तो देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रेन। देयर वाज समथिंग कॉल्ड एज स्ट्रेन। ठीक है, अब स्ट्रेन का जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो ये होता है, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। स्ट्रेन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन, नीचे आता है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन नीचे आ जाता है ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन अपॉन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करता हूँ बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, इन सब चीज़ों का जिक्र होगा आज के लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, ज़रा बताओगे। ठीक है, अब क्या करना है, अगेन वही वाली बात है कि टाइम को मार्क करो, उसके बाद जल्दी से जाओ कमेंट सेक्शन में फट से लिख करके आ जाओ कि सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ये वाला फॉर्मूला होता है। ठीक है, कर दिया काम, चलो वापस आ जाओ। इंटरैक्शन अपना प्रॉपर बना रहना चाहिए। जब आप ये लेक्चर देख रहे हैं तो इट सीम्स लाइक कि आप मुझसे बात ही तो कर रहे हैं, मैंने आपसे पूछा, आपने बस आंसर देने का मीडियम चेंज हो गया। ठीक है, चलो तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है बेटा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, अगर मैंने इस वायर को या जो भी मेरे पास बॉडी होगी अगर उसको मैंने खींच दिया तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। अगर मैंने वो वायर को या जो भी बॉडी होगी अगर मैंने उसे कंप्रेस कर दिया तो उसकी लेंथ जो है वो घट जाएगी। तो अगर वायर खिंचता है, एक्सटेंशन आता है, तो डेल्टा एल पॉजिटिव हो जाएगा। अगर वायर दबता है, कंप्रेशन आता है, तो डेल्टा एल वहां पर कैसा हो जाएगा बेटा, नेगेटिव। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, मेरे ख्याल से इस बात को आप समझ गए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो है यहां पे आपको शियरिंग स्ट्रेन से रूबरू करवाना। शियरिंग स्ट्रेन या टेंजेंशियल स्ट्रेन थीटा। ठीक है, अब सर ये क्या होने वाला है, तो जरा गौर फरमाइएगा, पूरी कहानी शानदार तरह से क्लियर होगी। ओके, ठीक है। अब भाई सब लोग जानते हैं क्या करने वाला हूं मैं, एक क्यूबिकल बॉडी ले लिए। ठीक है भाई, पूरा फ्लो एक तरफा फ्लो अपना होना चाहिए, कहीं से कहीं तक कोई भी टॉपिक मिस नहीं करेंगे।
ठीक है। अपने पास ये क्यूबिकल सी बॉडी थी। अब जैसे मैंने, अगर तुम्हें क्यूबॉइड लग रहा है तो क्यूबॉइड मान लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आर्ट है। अब जैसे मैंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई करा तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा टिल्ट। जैसे मैंने फोर्स अप्लाई करा तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा टिल्ट। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा जो है वो मान ले यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह, ये वाला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा कुछ इस तरह, और इन दोनों को जोड़ देना। ठीक है, टिल्ट हो रहा है भाई साहब, टिल्ट हो रहा है, इस बार टिल्ट हो रहा है। यहां से यहां तक चलेगा जब। ठीक है, देख के समझ में आ रहा हो कि हाँ भाई जैसे अपन ने फोर्स अप्लाई करा ना, तो अब ये यहां से हट गया, अब ये यहां से हट गया, मतलब जो व्हाइट वाला पोर्शन था वो मैंने बनाया था कि अरे इनिशियली यहाँ पे था, अब तो गया ना, आगे चला गया। ठीक है, अरे ये वाला अब ये था, यहाँ से हट करके ये आगे बढ़ गया, और वैसे ही यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो था वो चला गया आगे, वो येलो वाला शेप हो गया उसका। ठीक है, और आगे बढ़ करके फिर यहाँ पे आ गया। मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत तो आप लोग को नहीं नजर आ रही होगी। ठीक है, सेम काम पीछे भी तो होगा, ये वाला हिस्सा भी गया, जो हिस्सा जाएगा वो वर्चुअली ऐसे अपन उसको काट देंगे। ठीक है, तो ये सब गया, ये आगे आ गया, और यहाँ पर भी क्या है, ये सब ये आगे चला गया, ये वाला हिस्सा भी आगे चला गया। ठीक है, और ऐसे ये वाला हिस्सा तो आगे जा ही चुका है। तो ये वाला कारनामा होने वाला है क्यूब के साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, जब इसको अपन ने ऐसे टिल्ट करवा दिया फोर्स अप्लाई करके, तो ऑब्वियसली यहाँ पे एक एंगल का डेवलपमेंट हो चुका है, और उस एंगल को हम नाम दे देंगे थीटा। क्या नाम दे देंगे? थीटा। अरे थीटा मैंने कहीं बताया था, थीटा इटसेल्फ वाज द शियरिंग स्ट्रेन। तो अब अगर आपको थीटा निकालना है ना, तो आपके पास दो फंडे होते हैं। देखो, एक तो बेसिक फंडा होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस वाला। क्या फंडा होता है? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अब कई लोग को ये फंडा नहीं चमकता है, तो मैं आपको दोनों ही तरीके जो है वो क्लियर आउट कर देता हूँ। पहले जरा ये बात पे गौर करना कि जब इस वाले साइड की आप बात करोगे, इसकी जो लेंथ होगी बेटा, लेट मी कॉल दिस लेंथ एज एल। ठीक है, इसको मैंने क्या बोल दिया? एल बोल दिया। और उसके बाद ये जो अपर फेस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये जो अपर फेस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेट मी कॉल दैट एज डेल्टा एल। समझ गए आप इस बात को? तो ये था लेंथ, और ये जो अपर फेस का डिस्प्लेसमेंट हो रहा था अंडर द एक्शन ऑफ दिस अप्लाइड फोर्स। ठीक है, मैंने जब इस क्यूबिकल या क्यूबॉइडल सी बॉडी पर जैसे मैंने यहां से फोर्स अप्लाई करा, तो अब सिंस ये बॉडी कैसी है? इलास्टिक है, किसी भी डिफॉर्मिंग फोर्स को लेकर के रिस्पॉन्ड तो करेगी फॉर श्योर, लेकिन रिस्पॉन्ड करेगी, और जैसे मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करा तो बॉडी वापस से अपने शेप में आने का ट्राई भी करती है। ठीक है, तभी तो आप कहते हैं कि बॉडी कैसी है? इलास्टिक नेचर की है। नाउ द थिंग इज दिस बेटा, कि ये डेल्टा एल जो है ना, वो अपर फेस का डिस्प्लेसमेंट है। जब शियरिंग स्ट्रेन आपको निकालना होता है, देखो ये क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे बात करें, लॉन्गिट्यूडनल के सेंस में बात नहीं कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स के सेंस में बात कर रहा हूँ। जरा गौर करना, अगर सिर्फ थीटा निकालना है, थीटा को हम क्या बोलते हैं बेटा? शियरिंग स्ट्रेन। अगर सिर्फ थीटा निकालना है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? शियरिंग स्ट्रेन। ठीक है, अब जरा गौर फरमाइएगा, यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा? देखो दो फंडा होता है, एक होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, अगर आपको चमक रहा है कि हाँ सर ये बात तो सही है, लेंथ ऑफ आर्क कितना है यहाँ पे? डेल्टा एल, अपॉन रेडियस कितना है सर? यहाँ पे रेडियस यहाँ पे एल के बराबर है, तो बहुत बढ़िया। बट कई लोग को ना ये लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस वाले फॉर्मूले से फील नहीं आता है। तो जिनको ये लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस वाले फॉर्मूले से फील नहीं आता है, उनको मैं जरा बता दूं कि जब कभी यहाँ पे तन्हाई में अकेले में सिर्फ थीटा ही निकालना होता है अकेला, ठीक है, मतलब साइन थीटा नहीं है, कॉस थीटा नहीं है, जब सिर्फ बोला है कि थीटा निकाल दो, तो तन्हा थीटा मत निकालना, तुम टैन थीटा निकालना। क्या बोला मैंने? तन्हा थीटा मत निकालना, अकेला थीटा मत निकालना, तुम तो टैन थीटा निकालना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा? टैन थीटा। अब जरा अगर आप गौर करें, तो आप समझ पाएंगे कि हाँ भैया, अगर यहाँ पे हम निकालेंगे ना टैन थीटा, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में जब निकालोगे टैन थीटा, तो वो भी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर? इट इज डेल्टा एल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। व्हाट इज द बेस? इट इटसेल्फ इज एल, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभी आपको समझना क्या है कि जब भी कोई सेटअप ऐसा बनाऊंगा मैं आपके सामने, जो कि अभी बनाने ही वाला हूँ विस्कोसिटी के अंदर, ठीक है, अब क्या होता है, अगर मैं सीधे विस्कोसिटी के डेरिवेशन में आपको ये शेयरिंग स्ट्रेन वाला एक टर्म लेकर दे दूं और बोलूं कि डेल्टा एल अपॉन एल है, भाई तुम्हें शायद याद आए, शायद तुम्हें याद ना आए, तो फिर तुम प्रॉपर मुझसे इंटरेक्ट कर पाओ, इसलिए मैं आप लोग को ना बकायदा से पहले इसको पढ़ा देता हूं, जिसे अपन कहते हैं प्री रिक्विजिट। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? प्री रिक्विजिट। ये सब कहानी में आगे बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट है,
ऑल दीज थिंग्स आर द प्री रिक्विजिट्स। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, इतना पूरा एक तरफा है, चलो ठीक है। तो शेयरिंग स्ट्रेन कोई पूछेगा तो आप ऐसा तो कर ही सकते हैं। एक काम करो बेटा, जो भी ज्ञान आपको यहाँ पे दिया है जल्दी आप उसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके बाद फिर मैं कहानी को यहीं से आगे बढ़ाने वाला हूँ। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो, एक तो ये वाला फंडा अपना क्लियर हो चुका है। दूसरा अब जरा गौर करना, एक होता है रेट ऑफ एनी क्वांटिटी और दूसरा होता है ग्रेडियंट ऑफ दैट क्वांटिटी। ठीक है, ये वाली चीजें, दोनों ही चीजें इनफैक्ट आपको काम आने वाली है। ठीक है, अगर मैं एक क्वांटिटी है x, उसका रेट निकालना चाहता हूं तो इसका आंसर क्या होगा, इससे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं बेटा। तो जरा एक काम करो, वापस टाइम को मार्क करो, उसके बाद जा करके बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर इस टाइम पे आपने पूछा कि रेट ऑफ x क्या होगा। सर ये रहा आपका आंसर। और आप समझदार बच्चे आप लोग जानते हैं कि मेरा अगला सवाल क्या होने वाला है। जी हाँ, मेरा अगला सवाल होने वाला है ग्रेडियंट ऑफ x। रेट ऑफ एक्स पूछने के बाद मैं क्या पूछूंगा, मैं पूछूंगा ग्रेडियंट ऑफ एक्स, बिकॉज यही दो चीजें होती हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस भी है। तो अगर मुझे x का रेट निकालना है, आप लोग ने कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर दे दिया होगा, तो कमेंट सेक्शन में आपका आंसर मेरे ख्याल से ये आया होगा, x अपॉन टाइम। जिसका मतलब क्या होता है कि अगर आप किसी भी क्वांटिटी का, अगर आप किसी भी चीज का, अगर आप किसी भी क्वांटिटी का रेट निकालना चाहते हैं, इसका मतलब यू नीड टू डिवाइड इट बाय टाइम। और अगर आप किसी भी चीज का ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, ग्रेडियंट निकालना चाहते हैं, देन यू नीड टू डिवाइड इट बाय लेंथ। जैसे अगर आपको अब निकालना है एक्स का ग्रेडियंट, तो क्या करना पड़ेगा बेटा, आपको एक्स को डिवाइड करना पड़ेगा लेंथ के साथ। बस इतनी सी बात है, आ गया पूरा समझ में। तो ये रेट और ग्रेडियंट का जो पूरा फंडा है, जरा उसका भी स्क्रीनशॉट लो। हो गया 3 2 1 रेडी गो डन। आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया। अब ये सारी चीजें विस्कोसिटी में कैसे काम आने वाली हैं, तो जरा देख लें विस्कोसिटी के बारे में क्या चीजें बताई गई हैं। देखो, जस्ट एज सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट, जैसे कि सरफेस टेंशन प्रॉपर्टी होती है एक लिक्विड सरफेस की रेस्ट पे। ठीक है, और वो भी प्रॉपर्टी क्या होती है, सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा, कोई भी लिक्विड सरफेस चाहता है कि उसका एरिया जो है वो मिनिमाइज्ड रहे। क्या बोला मैंने, फिर से बोल देता हूं, कोई भी सरफेस एरिया यही चाहता है कि उसका जो एरिया है वो मिनिमाइज्ड रहे। अब उसके पीछे क्या टेंडेंसी होती है, मैंने बताया था कि कोई भी लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, ये पूरा जो चेन ऑफ थॉट्स है ना, मैं आप लोग के लिए यहां पे लिख रहा हूं। ये जो अपना पूरा सरफेस टेंशन का जो अपना पूरा चेन ऑफ थॉट्स होना चाहिए, ये मैं आप लोग के लिए यहां पे लिख रहा हूं। बेटा ये शॉर्ट नोट्स बनाने का बहुत बेहतरीन तरीका है। यहां से होती है माइंड मैपिंग। ठीक है, कि अच्छा इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टीचर्स खुद भी फॉलो करते हैं। और एज अ स्टूडेंट आपने अगर किसी टॉपिक को बहुत स्ट्रांगली पढ़ लिया है तो आप उसके माइंड मैप्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, मैं इसको बोलता है चेन ऑफ थॉट्स। अब जरा गौर करना चेन ऑफ थॉट्स में क्या होता है। जैसे अपन एक काम करते हैं, इससे एग्जांपल लेते हैं सरफेस टेंशन के साथ ही, बिकॉज उसका जिक्र हुआ भी है और उस पर आगे अपने को बात करनी भी है। तो जरा गौर करें, कोई भी लिक्विड ड्रॉप जो होता है ना, कोई भी लिक्विड ड्रॉप जो होता है ना, वो हमेशा जो अपना सरफेस एरिया बनाता है वो आप लोगों ने स्फीयर ही देखा होगा। कभी भी कोई लिक्विड ड्रॉप आपने ट्रायंगल के फॉर्म का नहीं देखा होगा। ठीक है, तो हर लिक्विड ड्रॉप जो होता है वो हमेशा कैसा बनाता है बेटा, स्फीयर ही बनाता है। ठीक है, सरफेस एरिया। अब यह होता है क्या, एक मैथ्स का लॉजिक होता है। मैथ्स में एक लॉजिक होता है कि किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा सरफेस एरिया जो पॉसिबल है वो स्फीयर का पॉसिबल है। क्या बोला मैंने, किसी भी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा सरफेस एरिया जो पॉसिबल है वो केवल और केवल स्फीयर का ही पॉसिबल है। तो फॉर अ गिवन वॉल्यूम जो मिनिमम सरफेस एरिया पॉसिबल है, फॉर अ गिवन वॉल्यूम मिनिमम सरफेस एरिया जो पॉसिबल है वो है स्फीयर का। तो यहां पे ना यार दो चीजें दिमाग में अटैच होती है कि यार ये कौन सी कहानी चल रही है। मतलब ऐसा है कि लिक्विड ड्रॉप जो है वो हमेशा स्फीयर फॉर्म करता है, ऐसा है कि लिक्विड ड्रॉप जो है वो हमेशा स्फीयर फॉर्म करता है, और किसी गिवन वॉल्यूम के लिए सबसे छोटा सरफेस एरिया भी स्फीयर का ही होता है। इसका मतलब ये है कि लिक्विड ड्रॉप की नेचुरल टेंडेंसी है,
ठीक है। अगर आप इन दो बातों को अच्छे से जोड़ो और सोचने का ट्राई करो कि अच्छा लिक्विड ड्रॉप को जब देखा गया तो वो हमेशा स्फीयर फॉर्म कर रहा है, और भाई किसी गिवन वॉल्यूम के लिए भी सबसे छोटा सरफेस एरिया किसका होता है, स्फीयर का होता है। मतलब कहीं ना कहीं दोनों में कुछ लिंकेज है, मतलब कहीं ना कहीं लिक्विड सरफेस की ये नेचुरल टेंडेंसी है, क्या बोला मैंने, कहीं ना कहीं लिक्विड सरफेस की ये नेचुरल टेंडेंसी है कि वो अपना एरिया मिनिमाइज करके रखना चाहता है, ठीक है। चलो 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 आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसका मतलब क्या है, देयरफॉर ये फर्स्ट लाइन ऑफ एक्शन था, ठीक है। देयरफॉर क्या, देयरफॉर लिक्विड सरफेस की ना, लिक्विड की नहीं है, सिर्फ लिक्विड सरफेस बोलेंगे अपन, ठीक है। सिर्फ लिक्विड मत बोल देना, लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी है सब, ठीक है। तो लिक्विड सरफेस की एक टेंडेंसी होती है, लिक्विड सरफेस की टेंडेंसी होती है, और वो टेंडेंसी क्या होती है, अपना एरिया मिनिमाइज रखने की, ठीक है। मिनिमम एरिया बना करके रखने की, मिनिमम एरिया बना करके रखने की टेंडेंसी होती है लिक्विड सरफेस की। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब मिनिमम एरिया बनाने के चक्कर में एक बहुत ही बेहतरीन काम होगा, ठीक है। मैं जरा आप लोग को उसके बारे में जरा एक बार वाकिफ करवा दूं आप लोग को। देखिए जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस ये मेरे पास मान ले कोई लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है। अब मैं इसका टॉप व्यू ले रहा हूँ भाई, मैं क्या ले रहा हूँ, उसका टॉप व्यू ले रहा हूँ। तो जब मैं इसका टॉप व्यू लूंगा, क्लियरली दिख रहा होगा आप लोगों को मेरे ख्याल में, ओके। मेरे पास ये लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है। अब मैंने क्या बताया अभी आप लोग को, ये पूरे चेन ऑफ थॉट में क्या बताया कि भाई लिक्विड सरफेस के पास ना टेंडेंसी होती है अपना एरिया मिनिमाइज करके रखने की। तो भाई ऐसी टेंडेंसी की वजह से एक बात सोचो, क्या लिक्विड सरफेस के ऊपर कोई फोर्सेस काम नहीं कर रहे होंगे? अरे भाई पक्का काम कर रहे होंगे। लिक्विड सरफेस की टेंडेंसी क्या होती है, अपना एरिया वो मिनिमाइज करके रखेगा। तो अपना एरिया मिनिमाइज करवाने के चक्कर में सरफेस पे कितने सारे फोर्सेस काम कर रहे होंगे जो कि एरिया को और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा करने का ट्राई कर रहे होंगे। तो सरफेस पे वो जो फोर्सेस काम करते हैं ना, वो सरफेस टेंशन के फोर्सेस होते हैं। यहां पे सरफेस पे ये जो फोर्सेस काम करेंगे ये सरफेस टेंशन के फोर्सेस होते हैं। ऐसे एरिया मिनिमम एरिया मिनिमम एरिया मिनिमम एरिया मिनिमम, हर तरफ से ऐसे फोर्सेस काम कर रहे हैं कि एरिया जो है वो मिनिमाइज रहे। और इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है सरफेस टेंशन, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है सरफेस टेंशन, ठीक है, ओके। तो सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी, सरफेस टेंशन क्या होता है बेटा, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड सरफेस। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड सरफेस ड्यू टू विच the liquid surface tries to maintain, due to which the liquid surface, it का मतलब liquid surface tries to maintain minimum surface area as possible, tries to maintain minimum surface area as possible, ठीक है। जितना मिनिमम से मिनिमम सरफेस एरिया हो सकता है उतना एरिया मिनिमाइज करने का ट्राई करता है लिक्विड सरफेस, ठीक है। उस चक्कर में जो फोर्सेस काम करते हैं उसे कहते हैं अपन सरफेस टेंशन के फोर्सेस नहीं, ठीक है। और एरिया मिनिमाइज करने की जो पूरी प्रॉपर्टी होती है वो इटसेल्फ कहलाती है सरफेस टेंशन। तो मेरे ख्याल से पूरी बात आप समझ चुके होंगे, जो कि विस्कोसिटी का बेसिक बनने वाला है, ठीक है। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा फटाफट। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, चलो बहुत शानदार, एक तरफा। ये तो पूरा क्लियर हो चुका है, आगे बढ़े। ओके, जस्ट एज सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ लिक्विड एट रेस्ट, सिमिलरली जैसे सरफेस टेंशन लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है एट रेस्ट की, बेसिकली लिक्विड सरफेस की प्रॉपर्टी होती है, वैसे ही विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी, वैसे ही विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड इन मोशन, ठीक है। इसका मतलब यहां पर ना आप जो विस्कोसिटी की बात करेंगे ये प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की, लेकिन मोशन में होती है। कहां पे होती है बेटा, मोशन में होती है। यहां पे लिक्विड जो है वो बाकायदा से मूव कर रहा होगा, तब आप बात करेंगे यहां पे विस्कोसिटी के बारे में। तो मैंने पहले कहा भी था कि फ्लूइड्स को दरअसल आप बांट सकते हैं दो तरह से, एक होता है हाइड्रोस्टैटिक, जैसे अपन ने पढ़ा कैपिलरी वाला पूरा एक्शन। तो कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो हो रहा था ना, लिक्विड वाज नॉट एबल टू मूव, लिक्विड वाज नॉट फ्री टू मूव बेसिकली, ठीक है। तो वो जो पूरी कहानी हमने पढ़ी वो पढ़ी हमने हाइड्रोस्टैटिक्स के अंदर। और अब जिसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लिक्विड बाकायदा से आ चुका है बेटा मोशन के अंदर, ठीक है। अब ये सब इतनी बारीक बातें हैं ना, अगर आपके दिमाग में ये बैठ गया ना तो चैप्टर लगता है कहानी के जैसा, ठीक है। अगर मैं सीधे ये भाई पहला टॉपिक ये रहा, इसका डेफिनेशन ये, इसका फॉर्मूला ये, ऐसे बताऊंगा ना तो फील तुमको भी नहीं आएगा, फील मुझको भी नहीं आएगा, ठीक है।
है। तो पूरा पहले समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या कौन सी चीज है, क्यों आ रही है, मोशन की ही बात क्यों हो रही है, उसके बाद पूरा चैप्टर कहानी लगता है, ठीक है, पूरा टॉपिक कहानी लगता है। अब तुम समझना, देखो ये जो पूरी कहानी है ना, ये आएगी फॉर हाइड्रोडायनामिक्स। ये वाली पूरी कहानी कहां पे आ रही है, हाइड्रोडायनामिक्स, बिकॉज लिक्विड इज नाउ एबल टू मूव। ओके, मोस्ट ऑफ द फ्लूइड्स आर नॉट आइडियल वंस। मोस्टली जो फ्लूइड्स होते हैं ना, वो आइडियल फ्लूइड्स नहीं होते हैं, ठीक है, उनके अंदर फ्रिक्शन तो काम करने वाला है। तो फ्रिक्शन, लिक्विड के अंदर जो फ्रिक्शन आ रहा है ना, वो कहीं ना कहीं रिलेट होने वाला है विस्कोसिटी के साथ, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फ्लूइड ऑफर्स सम रेजिस्टेंस टू द फ्लूइड मोशन। अगर आइडियल होता तो फिर रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करता, लेकिन मोस्ट ऑफ द फ्लूइड जो होता है ना, वो आइडियल नहीं होता है। सो दे ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द फ्लूइड मोशन, दे ऑफर सम रेजिस्टेंस टू द फ्लूइड मोशन, ठीक है। अब इसका ना एग्जांपल देखना है, एक बहुत सिंपल एग्जांपल, हालांकि ये डायग्राम किसी और पर्सपेक्टिव में है, बट मैं आपको फिर भी बता रहा हूं इसके हिसाब से। देखो, अगर ना, जैसे मान लीजिए लकड़ी है, ठीक है, इस लकड़ी से मैं अगर पानी के ऊपर के सरफेस को स्टर करता हूँ, ठीक है, और मान लिया पानी काफी ऊपर तक भरा हुआ है, तो लकड़ी से मैं जो ऊपर का सरफेस है बस वहां पे ऐसे स्टिरिंग कर रहा हूँ, ऐसे गोश घुमा रहा हूँ लकड़ी को वहां पे, तो उसकी वजह से जो ऊपर का पानी का पूरा सरफेस है उसके अंदर हलचल तो हो रही है। लेकिन जैसे मैं नीचे की तरफ जाऊंगा तो जो नीचे लिक्विड लेयर्स जो नीचे होंगे उनमें इतनी ज्यादा हलचल नहीं है जितनी ज्यादा हलचल वाटर के सरफेस पे आपको देखने को मिलती है। आया समझ के नहीं आया? तो वाटर के सरफेस पे ज्यादा हलचल है, और जैसे आप नीचे आओगे तो हलचल जो है वहां पे कम हो जाती है। तो अगर मैं इस पानी के लेयर्स को ना दो हिस्सों में देखूं कि अच्छा ऊपर वाला जो हिस्सा है ना, वो तो भैया बहुत ज्यादा डायनामिक हो चुका है, ठीक है, लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा है उसमें स्थिरता है, ठीक है, वो हल्का सा रुका हुआ है। तो इन दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन है भाई, इन दोनों लिक्विड लेयर्स के बीच में क्या है, एक रिलेटिव मोशन है। और जैसे रिलेटिव मोशन आ गया तो वहां पे एक कॉन्सेप्ट पैदा हो जाता है, फ्रिक्शन, ठीक है। आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है, हम लोगों ने उसको पढ़ा हुआ था सॉलिड फ्रिक्शन, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है इसको सॉलिड फ्रिक्शन के नाम से, ठीक है। तो सॉलिड बॉडीज में जो फ्रिक्शन आपको देखने को मिलता है उसको बोलते हैं अपन सॉलिड फ्रिक्शन। अब सॉलिड फ्रिक्शन में सबसे खास बात क्या होती है कि इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन। सॉलिड फ्रिक्शन की सबसे खास बात क्या होती है कि इट अपोजेस the relative motion, it opposes the relative motion। सॉलिड फ्रिक्शन की सबसे खास बात क्या होती है बेटा कि इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन, है ना, मतलब अगर एक बॉडी किसी दूसरे बॉडी के ऊपर चलने का ट्राई करेगी तो उस तरह के मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन। सॉलिड बॉडीज में करेगा तो सॉलिड फ्रिक्शन, लेकिन वहीं पे जब एक लिक्विड लेयर के ऊपर कोई दूसरा लिक्विड का लेयर चलने का ट्राई करेगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया भी था कि जो ऊपर का सरफेस था वो कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा मूव कर रहा था एज वेल कंपेयर टू नीचे वाले सरफेसेस, नीचे वाले लिक्विड के लेयर्स, तो यहाँ पे एक रिलेटिव मोशन है। और जैसे रिलेटिव मोशन आया तो यहां पर भी आएगा फ्रिक्शन, लेकिन ये फ्रिक्शन लिक्विड के अंदर आ रहा है। आया समझ? ये जो फ्रिक्शन है ये कहां पे आ रहा है, ये फ्रिक्शन लिक्विड के अंदर आ रहा है। और अगर फ्रिक्शन लिक्विड के अंदर आएगा तो उसे अपन कहते हैं विस्कोसिटी। क्या बोलेंगे बेटा? विस्कोसिटी। ये लो विस्कस लिक्विड है, यहां पे कम विस्कोसिटी है, ये हाई विस्कस लिक्विड है, यहां पे ज्यादा विस्कोसिटी है, ठीक है। तो चले थोड़ा सा और क्लियर करते हैं इसको। व्हेन द फ्लूइड मूव्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, जब लिक्विड मूव करेगा इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी, ठीक है, अगर भाई हर लिक्विड लेयर की वेलोसिटी सेम होगी तो वहां पे देयर इज नो रिलेटिव मोशन ना। अगर हर लिक्विड लेयर की वेलोसिटी सेम होगी तो वहां पे देयर इज नो रिलेटिव मोशन। जैसे अब होता क्या है, यहाँ ऊपर वाले लिक्विड लेयर की वेलोसिटी अलग है, वो ज्यादा तेज है बिकॉज उसको बाकायदा डिस्टर्ब करा गया है ऊपर के सरफेस को। लेकिन जैसे आप नीचे की तरफ आओगे तो नीचे वाले लिक्विड लेयर्स में थोड़ी ना उतना इंपैक्ट पड़ा है, वो तो स्टैटिक ही ऑलमोस्ट। आया समझ के नहीं आया? जैसे मान लिया फॉर इंस्टेंस, जैसे मान लिया अब एक बहुत बड़ी वाटर बॉडी है और वहां पे नाव चल रही है। अब तुम बैठे हो, तुम्हारे साथ कोई भी बैठा हो या कोई भी बैठी हो, अब वो कोई भी हो सकती है या कोई भी हो सकता है। तो अब ये नाव चल रही है ना, अब बेहतरीन नज़ारा बहुत शानदार सा है। अब वो जब नाव चलेगी तो जो पानी का जो सरफेस है जो नाव के कांटेक्ट में, क्या वो तुम उसको स्टैटिक मान पाओगे? क्या चांस ही नहीं है, तुम उसको स्टैटिक मान ही नहीं पाओगे। जब पानी चल रहा है तो वो डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस करते हुए जा रहा है। तो जो पानी, जब नाव चल रही है तो वो पानी के सरफेस पर डिस्टर्बेंसेस प्रोड्यूस कर रही है, जिस कारण से ये पानी यहाँ हट रहा है, ठीक है। तो पानी का मोशन तो हो चुका, लेकिन उसी वाटर बॉडी में अगर तुम पहुंच जाओ बहुत नीचे तक, ठीक है, तो अब नीचे तुम बहुत पहुंच चुके हो, अब वो ऊपर जो नाव चल रही है उस नाव के मोशन का कितना ही इंपैक्ट पड़ेगा नीचे भाई?
आया समझ कि नहीं आया? वो जो नाव मूव कर रही है उस नाव के मोशन का कितना ही इंपैक्ट पड़ जाएगा नीचे, बहुत ही कम इंपैक्ट। इनफैक्ट जितना आप नीचे की तरफ जाओगे है ना, उतना ही नाव के मोशन का जो इंपैक्ट है वो कमजोर पड़ेगा नीचे जाने की तरफ। ठीक है, आया समझ? ठीक है, अब वही वाला फंडा जो अपन यूज करने वाले हैं यहाँ पे भी। तो व्हेन द फ्लूइड मूव्स इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स हैविंग डिफरेंट वेलोसिटीज, ऊपर वाले सरफेस की वेलोसिटी ज्यादा है बिकॉज नाव उसको धक्का मार रहा है, लेकिन नीचे आओगे तो वेलोसिटी कम है, तो ऑब्वियसली डिफरेंस हो गया ना वेलोसिटी के बीच में। ऊपर के लिक्विड सरफेस की वेलोसिटी ज्यादा और नीचे के लिक्विड लेयर्स की वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो देयर इज अ डिफरेंस इन द वेलोसिटी, है ना। तो यहीं से आता है रिलेटिव मोशन। रेजिस्टेंस कम्स इनटू प्ले, जब भैया रिलेटिव मोशन दिख गया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस कम्स इनटू प्ले, यहाँ पे रेजिस्टेंस कम्स इनटू प्ले विच टेंड्स टू डिस्ट्रॉय द रिलेटिव मोशन। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ पे इस रिलेटिव मोशन को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी, और ये कोशिश कौन करता है भाई? सॉलिड बॉडीज में तो सॉलिड फ्रिक्शन ये कोशिश करता है। ठीक है, अगर आप किसी बॉडी को किसी दूसरे लेयर के ऊपर मूव करवाने का ट्राई करोगे तो भाई साहब ये आसानी से हो नहीं पाता है, बिकॉज जब भी कहीं रिलेटिव मोशन होने वाला होता है, जिसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं इम्पेंडिंग। अभी हुआ नहीं है, पेंडिंग है, बचा हुआ है, होगा होगा होगा, है ना। ऐसे बोलते हैं कि अभी हमारा सिलेक्शन हुआ नहीं है, होगा होगा होगा, बचा हुआ है हमारा सिलेक्शन होना, तो मतलब इम्पेंडिंग है, अभी बचा हुआ है। तो अभी इस बॉडी के ऊपर मैं मूव करने का ट्राई कर रहा हूं, बट अभी मोशन हुआ नहीं है, होगा होगा होगा, अभी मोशन हुआ नहीं है, होगा कभी ना कभी तो होगा। तो भैया आपके इस मोशन को रोक कौन रहा है? आप फोर्स तो अप्लाई कर रहे हो, बट इस मोशन को रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन। ठीक है, तो जब भी कोई दो चीजें एक दूसरे के ऊपर मूव करने का ट्राई करती हैं तो वहां पे कौन काम करता है? फ्रिक्शन काम करता है। ठीक है, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो इट टेंड्स टू डिस्ट्रॉय द रिलेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड, इट टेंड्स टू डिस्ट्रॉय द रिलेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। तो एक काम करें बेटा, जल्दी तुरंत से पहले एकदम फटाफट फुर्ती में इसका स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? क्या बात है, एक तरफा हो भाई तुम। चलो बहुत शानदार, निपटाएं इसको, क्लियर करें। अब बढ़ते हैं इसके अगले वाले कंटेंट की तरफ। ठीक है, ये रहा इसका अगला वाला कंटेंट। तो यहाँ पर विस्कोसिटी की बातें करी गई हैं, और जो कि आप देख भी सकते हैं डायग्राम्स में कि डायग्राम्स क्या आपको बताना चाहते हैं। डायग्राम्स में आपको दो डायग्राम दिख रहे हैं, बना ही लिया होगा। एक तो पानी वाला डायग्राम है, और दूसरे वाले बाजू वाली को एक काम करो, सिरप ले लो। ठीक है, या मैं तो बोल रहा हूँ हनी ले लो। ठीक है, जो भी होना चाहिए गाढ़ा होना चाहिए भाई साहब। ठीक है, तो ये पतला पानी और ये होना चाहिए गाढ़ा। तो भाई जहां पे ज्यादा गाढ़ा होता है ना, वो ज्यादा विस्कस होता है, वहां पे विस्कोसिटी ज्यादा होती है। आया समझ? आया समझ कि नहीं आया? वहां पे दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन पैदा करना जरा मुश्किल पड़ेगा आपको, लेकिन पानी के दो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन को पैदा करना ये काफी आसान रहेगा एज वेन कंपेयर टू गाढ़ा वाला लिक्विड। मतलब वो हनी ले ले, उसको जो तेरा मन करे वो ले ले। ठीक है, आई पूरी बात समझ? तो द रेजिस्टेंस इज एन इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड। रेजिस्टेंस क्या होता है? इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड, सिमिलर टू द फ्रिक्शन व्हेन अ सॉलिड मूव्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सॉलिड बॉडी। आगे बात समझ? दिस इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ मूविंग लिक्विड इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। आखिरकार जिसका तुम्हें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड आ गई। आया समझ? तो एक काम करो, तुरंत से पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार, इसको आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बेहतरीन तरह से। चलो अब जरा आगे बढ़ते हैं। जरा एक बार देख लो इसको, जहां पे विस्कोसिटी ज्यादा होती है ना, तो वहां पे दो लिक्विड लेयर्स के बीच में जो मोशन है वो बड़ा मुश्किल सा होता है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी बात समझ लेना, जब इसमें लकड़ी से मैंने घुमाया ना, तो यहाँ पे जो मोशन था वो बड़े स्मूथली हो गया। ठीक है, बट उतना स्मूथ मोशन यहाँ पे नहीं हो पाया। क्यों? बिकॉज दो लिक्विड लेयर्स के बीच में मोशन करवाना यहाँ पे बहुत मुश्किल है। ठीक है, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, लिक्विड फ्रिक्शन ज्यादा है। ये लिक्विड फ्रिक्शन ऐसा काम करता है कि दो लिक्विड लेयर्स को आराम से मूव करने देगा ही नहीं। ठीक है, जो कि यहां पे आराम से मूव करने नहीं दे रहा है, लेकिन यहां पर कंपैरेटिवली आसानी से दो लिक्विड लेयर्स मूव कर जाते हैं। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल देखो, किसी भी गिवन टाइम इंटरवल के अंदर। ठीक है, एक काम करो, टाइमर लगा करके दोनों वेसल्स के अंदर पानी भरना स्टार्ट कर दो। ये जो ब्लू वाला लिक्विड है ना, इसके बारे में क्या गिवन है? इसकी विस्कोसिटी बहुत कम है। येलो वाला जो लिक्विड है, इसके बारे में क्या गिवन है कि इसकी विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। तो जिसका विस्कोसिटी कम होता है ना, वो आराम से दो लिक्विड लेयर जो ना मस्त नाचते नाचते आराम से भर जाएगा पूरा पानी। ठीक है, लेकिन जो ये वाला लिक्विड लेयर है, ठीक है, जो ये वाला लिक्विड है, इसकी विस्कोसिटी ज्यादा है, तो इसके जो दो लेयर्स है ना, वो जल्दी एक दूसरे के ऊपर मूव करने देंगे ही नहीं। ठीक है, कोई से भी दो लिक्विड लेवल तुम चेक कर लो इसके, वो जो दो लिक्विड लेयर्स होंगे ना, उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन करवाना बड़ा मुश्किल होने वाला है, बिकॉज ये हाईली विस्कस लिक्विड है। तो ये कम जगह ऑक्यूपाई कर पा रहा है, और ये तो आराम से नाचते नाचते पूरा भर देगा।
ठीक है, वेसल को। आया समझ? चलो ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए इस बात को। दिस इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ मूविंग फ्लूइड, ऑब्वियसली यहां पे मूविंग फ्लूइड नाम का जिक्र करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विस्कोसिटी तो प्रॉपर्टी ही आती है तब जब लिक्विड मोशन में आता है, हाइड्रोडायनामिक्स की प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। चलो इस बात को आप समझ गए। तो दो लिक्विड लेयर्स के जो बीच का मोशन है उसको मुश्किल बनाता है विस्कोसिटी, ठीक है। या जब दो लिक्विड लेयर्स आराम से मूव नहीं कर पा रहे हैं, मतलब उनके बीच में विस्कोसिटी बहुत ज्यादा है। समझ गए इस बात को? चलो क्लियर करेंगे इसको। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। उसके बाद क्या लिखा है, डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। कई बार क्या होता है कि जो चीजें हम लोग पढ़ चुके होते हैं ना, है ना, उसको सही से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं स्कूल के एग्जाम्स में, ठीक है, और बाकी एग्जाम्स में भी सही से उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। क्यों एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं? बिकॉज कहीं ना कहीं आप लैग कर जाते हो टेक्निकल टर्म्स में। अपनी भावनाओं को एग्जैक्टली कैसे एक्सप्रेस करना है उसको समझने के लिए, उसको सही से एक्सप्रेस करने के लिए आपको स्लाइड्स से अच्छे से गो थ्रू होना पड़ता है, ठीक है। स्लाइड पे लिखा हुआ हर एक सेंटेंस, हर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यही आपको हेल्प करता है बाद में सेंटेंस फ्रेम करने में, ठीक है। ये तो मतलब एकदम फैक्ट है, लिखित बात है ये तो, ठीक है। चलो अब जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। तो जो हमने पढ़ा विस्कोसिटी के बारे में उसे कैसे डिफाइन करेंगे। तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। अगर आप ये सब नहीं पढ़ते हैं ना, तो जो आपके आंसर्स होते हैं ना वो ऐसे लगते हैं कि देयर आर टू लिक्विड लेयर्स, दे ट्राइज टू मूव बट समहाउ दे डू नॉट मूव। भाई ऐसी बातें तुम्हारी सही थी, फीलिंग तुम्हारी सही थी, बट तुमने बोला क्या, तुमने लिखा क्या, कोई सेंस आउट किया नहीं करा, ठीक है। दैट्स वाई टेक्निकल टर्म्स आपको अच्छे से आने ही चाहिए। तो क्या लिखा है बेटा, विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। अब भाई साहब एनीथिंग विच फ्लोज, ठीक है, फ्लूइड क्या होता है, एनीथिंग विच फ्लोज, एनी स्टेट ऑफ मैटर दैट फ्लोज। भाई लिक्विड भी है, गैस भी है, दोनों के दोनों फ्लो करते हैं, तो दैट्स वाई दोनों को आप फ्लूइड की कैटेगरी में डाल देते हो। लिक्विड हो गया, गैस हो गया, दोनों को आप डाल देते हो फ्लूइड वाली कैटेगरी में। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई मसला, कोई परेशानी? तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड, लिक्विड और गैस, बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच एन इंटरनल फ्रिक्शनल फोर्स comes into play when the fluid is in motion in the form of layers, ठीक है। जब लेयर के फॉर्म में फ्लूइड मूव कर रहा होता है तो वहां पे जो रिलेटिव मोशन होता है, उस रिलेटिव मोशन को, अरे एक लिक्विड का लेयर आगे बढ़ गया और जो नीचे वाला लिक्विड का लेयर है वो पीछे रह गया, तो ऑब्वियसली भाई जब मैंने कहा था ना कि जैसे मान ले कि ये अपने पास एक, मान लेते हैं वाटर बॉडी है, ठीक है। अब जब मान लो अगर नाव की हम बात करें, ठीक है, तो जब नाव ऊपर है और कहाँ होगी नाव, ठीक है, तो नाव जब ऐसे मूव करने का ट्राई कर रही है फॉर इंस्टेंस, अरे नहीं यार सही बन गया है तो, ठीक है। अब यहाँ कोई बैठा हुआ है, लेटा हुआ है, कुछ भी कर रहा हूँ अपने हो गया, ठीक है। ये तो लग रहा है ऑक्टोपस आ गया, लेकिन जो भी है, तो ये जब ये नाव चल रही है तो क्या होगा तुमको पता है ना, जो ये लिक्विड का जो ये वाला जो मान लो एक पार्टिकल है वो आगे बढ़ आएगा तेजी से, ठीक है, लेकिन जो ये नीचे वाला पार्टिकल है उसमें हल्का सा इफेक्ट आया तो आया, नहीं तो नहीं भी आएगा। अच्छा नीचे वाले पे तो अरे भैया बहुत ही कम इफेक्ट आया, और सबसे आखिरी वाले पे कोई इफेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ना आप एक बात देख सकते हैं कि जो लिक्विड का लेवल था ना, जो ऊपर वाला लेयर था वो जल्दी मूव कर रहा है और जो नीचे के लेयर है वो कम मूव कर रहे हैं, तो इसी को तो बोलते हैं कि रिलेटिव मोशन हो चुका है ना। और जैसे रिलेटिव मोशन होगा तो वहां पे अपोज करने के लिए कौन कूदने वाला है, फ्रिक्शन, और वही फ्रिक्शन जब लिक्विड में काम करेगा इट इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्म ऑफ लेयर्स हैविंग रिलेटिव मोशन, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द डिफरेंट लेयर्स, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स। उसके बाद क्या है, विस्कोसिटी। अब इसका एक और तरह से डेफिनेशन क्या आ चुका है बेटा, विस्कोसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लूइड फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन को भी बोल सकते हो विस्कोसिटी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। विस्कोसिटी तो प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा यहाँ पे कितना फोर्स काम करेगा उसको विस्कस ड्रैग भी बोलते हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे विस्कस ड्रैग। तो विस्कोसिटी इज आल्सो कॉल्ड एज फ्लूइड फ्रिक्शन, या तो इसको आप बोल दो फ्लूइड फ्रिक्शन, या तो साफ साफ शब्दों में इसको विस्कस ड्रैग बोल सकते हैं ऑन द फ्लूइड, बिकॉज इट अपोजेस द, इसका रीजन क्या है, बिकॉज इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ डिफरेंट लेयर्स। और जब भी कोई चीज रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, जब भी कोई चीज रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी तो वो फ्रिक्शन होता है, लिक्विड में काम करेगा तो उसको प्यार से विस्कोसिटी बोल देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। आया समझ? तो जल्दी एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, और यहाँ जो डायग्राम बना हुआ है, दो डायग्राम बने हुए हैं, एक तो नाव वाला बनाया आप लोग के लिए और दूसरा ये बना हुआ है शहद वाला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई शहद में ना जब आप देखें इसको, तो जो दो लिक्विड लेयर्स है,
जो दो लिक्विड लेयर्स है वो बड़े चिपक चिपक के वहां से निकल रहे हैं। बिकॉज क्या होता है ना कि किसी भी दो लिक्विड लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन करवाना मुश्किल हो जाएगा शहद वाले केस में। शहद ज्यादा गाढ़ा है ना तो ज्यादा विस्कस होगा वो। आया समझ? चलो क्लियर दिस अप, क्लियर दिस अप। आगे बढ़ते हैं भैया। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ विस्कोसिटी, यहां पे आने वाला है अपना पूरा डेरिवेशन कि कैसे आप डिराइव करेंगे विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। एक सेकेंड सर, ये विस्कोसिटी कोएफिशिएंट क्या हुआ? बेटा आएगा पूरा टर्म अभी समझ में आएगा। तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देख लेते हैं अपन विस्कोसिटी का। ये पूरा फंडा जो है ना मैं आपको अलग से क्लियर करने वाला हूं। चलो जरा आ जाए, उसके बाद फिर मैं आपको हर चीज बताता हूं, ठीक है? 2 मिनट ध्यान देना बेटा। जैसे मान लो फॉर इंस्टेंस कि एक प्लेट तुम्हारे पास ये रही और ये मूवेबल प्लेट है। इस प्लेट को अपन मूव करवाएंगे अभी, इस प्लेट को अपन मूव करवाएंगे अभी। और नीचे एक प्लेट है, नीचे एक प्लेट है। ये वाली प्लेट है बेटा फिक्स्ड प्लेट, ठीक है? जो नीचे वाली प्लेट है बेटा, ये वाली प्लेट है फिक्स्ड प्लेट। जो नीचे वाली प्लेट है बेटा, ये वाली प्लेट है फिक्स्ड प्लेट, ठीक है? इसको अपन मूव नहीं करवा रहे और ऊपर वाला जो प्लेट है उसको मूव करवाएंगे। अब यहाँ पे क्या भरा हुआ था बेटा? इसके अंदर पूरा मान ले लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? लिक्विड, ठीक है? एकदम टॉप टू बॉटम तक लिक्विड भर के रखा हुआ है अपन ने। अब क्या होता है, ये जो पूरा कंपार्टमेंट है ना, ये आगे भी जा रहा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, जाने दो। और ये जो पूरा कंपार्टमेंट है ये पीछे भी जा रहा है, बहुत लंबा है, बहुत लंबा है, जाने दो। कोई दिक्कत नहीं है। हम तो बस इतने से सेक्शन पे पूरी कहानी को आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है? अब जरा गौर करें। फॉर इंस्टेंस मान लीजिए कि यहाँ पे ना ये बनाते हैं अपन अभी लिक्विड लेयर, ठीक है? लिक्विड लेयर के लिए अपन एक काम करेंगे, बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा कोई कलर चूज कर लेते हैं। ये वाला कलर चूज कर लेते हैं, ठीक है? अब देखो भाई, अरे सेम ही कलर आ गया है क्या? चलो मान ले मैं सिर्फ इतने लिक्विड से भी कंसर्न हूं, जो इसके अंदर भरा हुआ है और भरा भी हुआ है एकदम टॉप टू बॉटम। जो लिक्विड भरा भी हुआ है ना वो एकदम टॉप टू बॉटम भरा हुआ है बेहतरीन तरह से। तो इसको भर दो भैया। ओके, डन केस है, पूरा डन सीन है, ठीक है? एकदम टॉप टू बॉटम भरा हुआ था भाई, ठीक है? अब देख क्या होने वाला है। जैसे अपन ने ये जो ऊपर वाला प्लेट है, ठीक है, जो इसका ऊपर वाला प्लेट है, जैसे मैंने इसके ऊपर वाले प्लेट को आगे सरकाने का ट्राई करा, जैसे मैंने इसके ऊपर वाले प्लेट पे आगे फोर्स अप्लाई करा, तो देखिए जरा क्या होता है बेटा, गौर फरमाइएगा। जैसे हमने इस पे फोर्स अप्लाई करा राइट हैंड साइड में, तो लेट मी कॉल दिस फोर्स एज एफ, जैसे मैंने फोर्स अप्लाई करा तो ये जो ऊपर वाला ग्लास प्लेट है ना, ये आगे बढ़ना स्टार्ट कर देगा विद सम वेलोसिटी वी, ऑब्वियसली। जैसे मैंने इस पे फोर्स अप्लाई करा तो ये जो ग्लास प्लेट है वो आगे बढ़ने का ट्राई करेगा विद अ वेलोसिटी वी, और आगे बढ़ भी जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है? अब तुमको इस लिक्विड लेवल के बारे में समझना है, सोचना पड़ेगा, जरा गौर करना। ये जो पूरा कंपार्टमेंट के बीच की दूरी है ना, हम मान लेते हैं कि वो दूरियां L के बराबर है। हम ही मान लेते हैं कि ये जो पूरी दूरियां हैं वो हम मान लेते हैं बेटा L के बराबर है। चले, तो ये डिस्टेंस है बेटा L के बराबर, ठीक है? अब जैसे हमने इस पर आगे फोर्स अप्लाई करा, इसको ऊपर वाले प्लेट को मूव करवाया विद सम वेलोसिटी v, तो होगा क्या ना बेटा, जो ये वाला पार्टिकल है पानी का, मान ले फॉर इंस्टेंस जो ये वाला पार्टिकल है पानी का, जो ये वाला, इसको बनाएंगे ब्लू से ऑब्वियसली, जो ये वाला पार्टिकल है पानी का वो आ जाएगा थोड़ा सा आगे, जो ये वाला पार्टिकल है पानी का वो आ जाएगा थोड़ा सा आगे, ये मान ले यहाँ पे आ गया, ठीक है? और जो नीचे वाला पार्टिकल था पानी का वो तो नीचे ही रह जाएगा। क्यों नीचे रह जाएगा बेटा? बिकॉज ऊपर वाले प्लेट का जो आपने फोर्स लगाया था, जो आपने ऊपर वाले प्लेट को मूव करवाया था, उसका जो बाकायदा इंपैक्ट है वो इसके पार्टिकल्स पे तो पड़ गया, बिकॉज ये वाले पार्टिकल्स ऊपर वाले प्लेट में चिपके हुए थे। आया समझ की नहीं आया? जैसे मैंने ऊपर वाले प्लेट पे फोर्स अप्लाई करा तो उस फोर्स अप्लाई करने का सबसे तगड़ा इंपैक्ट जो पड़ेगा ना वो इन पार्टिकल्स पे पड़ने वाला है। वो लाजमी सी बात है, वो तो लाजमी सी बात है, बिकॉज वो चिपके हुए पार्टिकल्स है। लेकिन
जैसे आप आओगे नीचे की तरफ, तो जैसे आप आओगे नीचे की तरफ तो ऊपर वाले प्लेट के मोशन का इंपैक्ट नीचे आते 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 बहुत ही कमजोर पड़ जाता है। तो शायद जो आखिरी वाला पार्टिकल है वो कहने को मूव भी ना करे। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल है कि जो आखिरी वाला पार्टिकल है वो कहने को मूव भी ना करे। तो भैया अब यहाँ पे ऐसी लाइन लग गई है। ठीक है, और पता है क्या होगा, अब जो ये लिक्विड था ना, अब यहां से गायब हो गया। अब जो लिक्विड यहां भरा हुआ था, ये लिक्विड यहां से गायब हो गया। जो लिक्विड यहां पे भरा हुआ था बेटा, वो लिक्विड यहां से जो है वो गायब हो गया। ओके, डन है, डन है, डन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग तरह से कर दिया जाए ताकि आपको पल्ले पड़े कि हाँ भैया गायब तो हो गया। ये लिक्विड जो था वो यहां से गायब हो गया। अब ना बस ये लाइन मैंने क्यों छोड़ दी यहाँ पे, ताकि पल्ले पड़े कि कभी यहाँ पे लिक्विड हुआ करता था, है ना। अब देख क्या होगा, वैसे ही ना सेम कहानी यहाँ पर भी तो होगी, सेम कहानी यहाँ पर भी तो होगी। सर सेम कहानी कैसे होगी, जरा गौर करिए। जो ये वाला पार्टिकल है लिक्विड का, वो तो ऊपर वाले ग्लास प्लेट के बहुत ही तगड़े कांटेक्ट में था। जैसे ऊपर वाले ग्लास प्लेट को हमने धक्का लगाया आगे की तरफ, तो जो ये वाले पार्टिकल्स हैं ये मूव करके मान ले यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक है, और इनका मोशन ज्यादा होना लाजमी भी है। क्यों? बिकॉज वो चिपके हुए ऊपर वाले प्लेट में। ऊपर वाली प्लेट मूव करी तो ये वाले पार्टिकल्स मूव कर गए। लेकिन आप भी जानते हैं कि जो ये नीचे वाला सबसे जो आखिरी वाला पार्टिकल है, शायद कहने को वो मूव भी ना करे, बिकॉज ऊपर वाले ग्लास प्लेट का जो मोशन है उसका इम्पैक्ट नीचे आते आते डिमिनिश हो जाता है। और जैसे मतलब ऊपर वाले ग्लास प्लेट के मोशन से जो झटके लगे ना, वो जैसे आप नीचे की तरफ आओगे ना, तो वो झटके का जो इफेक्ट है वो जो इफेक्ट है वो डिमिनिश मतलब कम हो जाता है। तो कहने को शायद आखिरी वाला पार्टिकल मूव भी ना करे। तो अब मैं यहाँ पे एक लाइन लगा दूंगा। ठीक है, और जरा गौर करना, अब होगा क्या बेटा कि जो ये लिक्विड है ये तो आगे बढ़ेगा ना, तो ये वाला लिक्विड बढ़ बढ़ के आगे आ गया। ठीक है, और ऐसे ही लिक्विड फिर पूरा यहाँ पे भर जाएगा। ऐसे ही लिक्विड जो है वो पूरा फिर यहाँ पे भर जाएगा। और अब जो आपके सामने जो पूरा लेयर बनेगा ना वो ऐसा कुछ है। तो लिक्विड को अगर आप गौर से ध्यान दें तो हुआ क्या है इस लिक्विड के साथ कि जो लिक्विड पहले ऐसे खड़े वाले कॉलम में था, अब जैसे मैंने ऊपर वाले पे फोर्स अप्लाई करा ना, तो उस फोर्स के कारण लिक्विड जो है वो ऐसे टिल्ट हो गया है। ठीक है, अब इस लाइन का तो कोई रेलेवेंस नहीं है, तो एक काम करो, इसको मैं निपटाता हूँ पहले। अब ये लाइन का कोई रेलेवेंस नहीं है, अब बस यहाँ भर दो, पूरा लिक्विड भर दो बेहतरीन तरह से। ठीक है, पता भी ना लगे कि पहले ये लिक्विड खड़ा वाला कॉलम में था। ठीक है, तो ऐसे अपन ने पूरा लिक्विड भर के रख दिया इसके अंदर। कोई मसला, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द तकलीफ तो नहीं आप लोग को, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देख क्या हुआ, जब ये टिल्ट हुआ ना बेटा, जब ये टिल्ट हुआ ना, तो बस इसको रखना 2 मिनट के लिए। जब ये टिल्ट हुआ ना, मतलब यहाँ पे एक एंगल तो बन गया, सबटेंड तो हो गया एक एंगल। अगर आप गौर कर पाए इसके ऊपर, तो यहाँ पे एक एंगल तो सबटेंड हो ही चुका है। यहाँ पर एंगल सबटेंड तो हो ही चुका है। अब जैसे ये लिक्विड कॉलम ऐसे टिल्ट हुआ, तो ऊपर अगर आप गौर फरमाएंगे बेटा, तो यहां से लेकर के यहां तक में ना एक डिस्प्लेसमेंट आपको देखने को मिलेगा। ऑब्वियसली लेट मी कॉल दिस डिस्प्लेसमेंट एज डेल्टा एल, चलेगा आप लोग को। तो डेल्टा एल क्या हो जाएगा, डेल्टा एल इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर फेस। डेल्टा एल इज द डिस्प्लेसमेंट of upper face of liquid, upper face of liquid। चलो क्लियर दिस सब, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोग को। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया, डेल्टा एल का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर फेस ऑफ द लिक्विड, और एल इज द लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम। ठीक है, इसको लिख दूं माफ कीजिएगा, एल इज द लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम। जितने में लिक्विड भर के रखा हुआ है अपन ने, कौन सी दिक्कत वाली बात है, आया समझ। तो एक काम करो बेटा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, फिर बहुत शानदार, इसको आपने नोट कर लिया बेहतरीन तरह से। ठीक है, आप जरा गौर करिएगा, डेल्टा एल क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द अपर फेस ऑफ द लिक्विड। उसके बाद एल क्या हो गया, लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम, कितने लेंथ के अंदर लिक्विड जो है वो भरा हुआ था। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आप जिस प्लेट की बात कर रहे हो ना, उस प्लेट का कुछ एरिया भी रहा होगा। ठीक है, तो एक काम करें, उसको अपन ए नाम देते हैं। ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट। क्या लिख दूं, यहां लिख दूं, ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट। ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट।
इतनी कहानी मेरे ख्याल में आपको बेहतरीन तरह से समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूं एक बहुत जबरदस्त चीज के साथ, जिसे कहा जाता है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं उसको बेटा? विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। तो या फिर विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, या और भी प्यार आ जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका सिंबल होता है बेटा ये वाला सिंबल। इस सिंबल को वैसे ईटा कहा जाता है। अब जो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट है या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, ये होता क्या है? इट इज डिफाइंड एज द शियरिंग स्ट्रेस, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन रेट। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस पर यूनिट स्ट्रेन का रेट, ठीक है। सिर्फ स्ट्रेन नहीं है बेटा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेन नहीं है, ये स्ट्रेन का रेट है। और मैं स्ट्रेन की बात करने वाला हूं, वो आप लोग को मेरे ख्याल में ये थीटा को देख करके ही समझ में आ गया होगा कि कहीं ना कहीं तो स्ट्रेन की यहाँ पे बातचीत होने वाली है, ठीक है। तो शियरिंग स्ट्रेस अपॉन नीचे क्या आ गया बेटा? स्ट्रेन रेट आ गया। अब जरा गौर करें बेटा, क्या होगा? ईटा मतलब विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। सर कैसे बनता है ये? अरे एन बनाओ, उसकी पूछ खींच दो, बस इतनी सी बात है। तो अब शियरिंग स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन रेट। अब जरा गौर करो, शियरिंग स्ट्रेस क्या होगा बेटा? स्ट्रेस का मतलब होता है प्रेशर, और प्रेशर क्या होता है? वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स कितना यहाँ पे? एफ के बराबर। फोर्स कितना यहाँ पे? एफ के बराबर अपॉन नीचे क्या आ जाएगा बेटा? एरिया, ठीक है। अब किसका एरिया लोगे भाई साहब? प्लेट का एरिया। मैं लिख के रख चुका था ए के बराबर। सबसे नीचे क्या आने वाला है? स्ट्रेन का रेट आने वाला है, ठीक है। और मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही आपको रेट और ग्रेडियंट से बाकायदा वाकिफ करवा दिया था। तो अगर आपसे स्ट्रेन का रेट पूछा हुआ है तो आपको स्ट्रेन निकालना है और उसको डिवाइड करना है टाइम के साथ। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अब जरा गौर करें, यहाँ जब स्ट्रेन आप निकालोगे ना बेटा, तो शियरिंग स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन क्या है बेटा? यहाँ पे स्वयं थीटा, स्वयं थीटा, ठीक है। तो थीटा को जरा डिवाइड किया जाए। अच्छा, ये जो मोशन था ना, ये कोई बहुत लंबे समय तक मोशन नहीं हुआ है। ये जो मोशन था, ये कोई बहुत लंबे समय तक मूव नहीं करवाया था हमने, इसको इंस्टेंटेनियसली मूव करवाया, तभी तो यहाँ पे हल्का सा, बस हल्का सा डिस्प्लेसमेंट हुआ था, डेल्टा एल। तो आपको इस बात को नजर में रखना है कि डिस्प्लेसमेंट कम क्यों हुआ? बिकॉज कम समय के लिए मूव करवाया होगा। तो थीटा अपॉन, थीटा का मतलब स्ट्रेन हो गया, और स्ट्रेन का रेट निकालना है, मतलब क्या करना पड़ेगा बेटा? थीटा अपॉन टी करना पड़ेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो एफ अपॉन ए को बिल्कुल मत छेड़ो, अपॉन में जाने दो। थीटा का मतलब क्या होता है बेटा? थीटा का मतलब होता है डेल्टा एल अपॉन, यहाँ पे एल हो जाएगा, बिकॉज थीटा का मतलब क्या है? यहाँ पे शियरिंग स्ट्रेन है, और स्ट्रेन क्या होता है? ये डेल्टा एल अपर फेस का डिस्प्लेसमेंट अपॉन दिस एंटायर लेंथ एल के बराबर, ठीक है। अब जरा गौर करें, ये था हमारे पास शेयरिंग स्ट्रेन, लेकिन आपको उसका रेट निकालना है, मतलब आप उसको डिवाइड भी करेंगे किससे? डेल्टा टी से डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। जैसे आप इसको डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो बताऊं ये क्या बच जाएगा आपके पास? इसको मैं यहां पे लिख देता हूं, ईटा इज इक्वल्स टू ये बचेगा एफ बाई ए, इसको बिल्कुल मत छेड़ना। और यहां पे क्या बन जाएगा? देखो एल को रखो वैसे खोपचे में, और डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, इसको रखो ऐसे खोपचे में, और यहाँ पे एल था डिवीजन में, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 अपॉन एल। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? पक्का श्योर हो? अब जरा गौर करना, आखिरी चीज पे आ गया बेटा, आखिरी चीज पे आ गया। इत्मीनान से करवाया था, कैसे करवाया था? कैसे करवाया था? बकायदा इत्मीनान से करवाया था। तो डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी ये किसके बराबर हो जाएगा? तो भैया अपर फेस का डिस्प्लेसमेंट, और ये डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करने में क्या समय लगा? डेल्टा टी। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इट बिकम्स वेलोसिटी। या फिर सिंपल भाषा में डेल्टा एल का मतलब क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा टी का मतलब क्या होगा? स्मॉल टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वैसे वेलोसिटी होता है। तो ये अपने पास v बाई एल। और जब इसको सॉल्व करेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे तो जरा गौर फरमाइएगा, बहुत बेहतरीन फॉर्मूला आने वाला है। इसको सॉल्व कर लेना, एफ, ये एल चले आएगा ऊपर, और नीचे बचेगा v इंटू ए, और मैं इसको बोलता हूं फुलवा। क्या बोलता हूं मैं इसको? फुलवा। तो ईटा, ईटा का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, या अगर बहुत ही प्यार आ जाए तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। और वो किसके बराबर होता है बेटा? वो होता है फुलवा के बराबर। किसके बराबर होता है? ये होता है फुलवा के बराबर। याद रखना, भूल मत जाना। अब ऐसे फंडे होते हैं, अब अपने पास फिजिक्स में भाई साहब कितने सारे फॉर्मूले, अब सारे फॉर्मूले दिमाग में चिपके रहे तो उसमें कुछ कुछ फॉर्मूलों में क्या होता है, जहां पे पॉसिबिलिटी हो ऐसी चीजें बनाने की,
जैसे अब ईटा इज इक्वल टू फुलवा तो बना दिया, आया समझ के नहीं आया। ऐसे 12th में एक फॉर्मूला है मैंने बना के रखा है, करंट इक्वल टू नावेद, है ना। ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले, नबी साइन थीटा, बिल साइन थीटा, सब होता है, सब होता है। तो ये मत सोचो कि फॉर्मूले सर बहुत सारे हो गए, अरे थोड़े बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो तो मिलने चाहिए आपको, तो काम बन जाएगा आपका, ठीक है। क्या आ गया हमारे पास, ईटा फुलवा के बराबर आ गया FL अपॉन VA, जहां गौर फरमाइएगा F क्या था, फोर्स के बराबर, L वाज द लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम, उसके बाद V वाज द वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, अरे अपर फेस, अपर प्लेट को आपने जो डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस करवाया था उसके अंदर, तो अपर प्लेट को आपने कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करवाने का ट्राई करा, दैट वेलोसिटी इटसेल्फ, ठीक है, V के बराबर। उसके बाद उस अपर फेस का जो अपर प्लेट था ना, उसका कितना एरिया लिक्विड के कॉन्टैक्ट में था, अपर फेस का, अपर प्लेट का कितना एरिया लिक्विड के कांटेक्ट में था, उस एरिया को हमने यहां पे पुट कर दिया। आगे पूरी बात समझ, पक्का श्योर हो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फॉर्मूला इज ऑल डन। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फॉर्मूला इज ऑल डन कायदे से। 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, बेहतरीन, ठीक है। ये तो अपना हो चुका है। अब मैं जरा आपको कहानी में आगे लेके चलता हूं। तो ईटा इज इक्वल टू फुलवा तो अपना आ चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा कि आपको ईटा का ना डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना होगा, और ये सवाल बड़ा ही कॉमन है, बहुत बार बहुत जगहों पे पूछा गया है कि डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो एक काम करा जाए, पहले ना आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया ना, इसका स्क्रीनशॉट, ये तो अपना हो चुका था। अब बस इस वाले फॉर्मूले को याद रखना, और मैं तो ये बोलता हूं भाई एक बार ट्राई करो, कैसे निकालोगे डायमेंशनल फॉर्मूला फुलवा का, ठीक है। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा, ईटा इज इक्वल टू फुलवा का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे, बिकॉज बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बहुत जगहों पे आ चुका है, ठीक है। तो जल्दी सेल्फ ट्राई करो, जो भी तुम्हारा आंसर आ जाए कॉमेंट सेक्शन में दे देना। उसके बाद बन गया तो बहुत शानदार, अगर नहीं बनेगा तो फिर उसको मैं सॉल्व करवाता हूँ, जल्दी करना प्लीज। चलो बहुत शानदार, फिर ट्राई कर लिया होगा, और जो भी आपका आंसर आया होगा वो कमेंट सेक्शन में लिख करके आ जाना भैया, गलती मत करना, ठीक है। चलो अब जरा देख लें। तो मैंने जो कहा था कि डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकालेंगे, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, ठीक है। तो सर वो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ गया था, जरा गौर करिएगा। ईटा का फॉर्मूला जो था बेसिकली वो था फुलवा, FL बाई VA। F का मतलब होता है फोर्स, F का मतलब क्या होता है, फोर्स, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2। F का मतलब होता है फोर्स, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, MLT-2। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है L का मतलब लेंथ, तो मतलब बस यहाँ पे सिर्फ एक L लिख दूंगा मैं। तो जब मैं यहाँ पे L लिखूंगा तो L का स्क्वायर लिख दूँ, उससे बेटर वुड बी गुड। उसके बाद नीचे का लिखा है बेटा वेलोसिटी, तो वेलोसिटी क्या होता है, LT-1। वेलोसिटी क्या होता है बेटा, LT-1। उसके बगल में क्या आ गया, एरिया, तो एरिया स्वयं क्या होता है, L का स्क्वायर। जब L का स्क्वायर और L आएगा यहाँ पे तो L का क्यूब बन जाएगा। आया समझ के नहीं आया, पक्का श्योर हो, चलो ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब जरा गौर फरमाइएगा, M तो था और m की पावर कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब बेसिकली 1 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे था L स्क्वायर, यहाँ कटेगा तो नीचे बचेगा L। अब जब मैं उसको ऊपर लेकर के आ जाऊंगा तो L-1, ठीक है, सही जा रहा हूँ। उसके बाद T-1 को ऊपर ले जाऊंगा तो T+1 हो जाएगा, तो -2+1 करूंगा तो -1 बचेगा, तो ये बचेगा T-1। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, ML-1 T-1, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो विस्कोसिटी कोएफिशिएंट का जो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आएगा वो आएगा ML-1 T-1। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, यहाँ तक पूरा श्योर हो, पक्का, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा, ML-1 T-1। डन करें, आगे बढ़ते हैं। ओके तो ये था अपने पास पूरी कहानी। अब ना एक बात मैं आप लोगों को जरा बता दूं, यहां से इसको अपन रिलेट करते रहेंगे बार बार। यहां पर जो भी मैंने करा था डेरिवेशन के दौरान वो सारी की सारी चीजें थ्योरेटिकली आपके सामने मैंने प्रस्तुत कर दी हैं। यहां बस मैंने बताया था और यहां पे लिख करके बता दिया गया है पूरा, ठीक है। सेम डायग्राम था। नाउ दिस डायग्राम इज मेकिंग सेंस टू यू बिकॉज ये डायग्राम कैसे बना, ये पूरा प्रोसीजर आपने स्वयं देखा अपने आंखों के समक्ष, ठीक है। चलो अब जरा गौर करें। इन द अबव एक्सपेरिमेंट, ये वाला एक्सपेरिमेंट, द लेयर ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद द सरफेस हैज द सेम वेलोसिटी एज दैट ऑफ द सरफेस। मतलब ये जो लिक्विड के लेयर्स है, ये जो लिक्विड का लेयर है जो कि अपर वाले प्लेट के बहुत ही चिपक करके खड़ा हुआ है, ठीक है। जो लिक्विड का लेयर जो अपर वाले प्लेट में ऑलमोस्ट चिपका हुआ है, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो एग्जैक्टली किसके बराबर होगी, अपर प्लेट की वेलोसिटी के बराबर, बिकॉज एकदम कॉन्टैक्ट में थे, ठीक है। ओके
It means that the layers of the liquid in contact with top glass plate moves with the velocity v, because glass plate की स्वयं की velocity भी v के बराबर है। तो जो लिक्विड लेयर, जो टॉप के लिक्विड लेयर्स है, जो टॉप का लिक्विड लेयर है, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो भी ग्लास प्लेट की वेलोसिटी दैट इज v के बराबर होगी। एंड द लेयर ऑफ लिक्विड इन कॉन्टैक्ट विद द फिक्स्ड ग्लास प्लेट इज स्टेशनरी, बिकॉज ये वाला जो लिक्विड का लेयर है वो फिक्स्ड प्लेट के कॉन्टैक्ट में है। तो फिक्स्ड प्लेट मतलब स्टेशनरी प्लेट, रेस्ट पर है, तो वो लिक्विड के जो लेयर, जो लिक्विड का आखिरी वाला लेयर है वो स्वयं रेस्ट पर है। ठीक है, तो क्लियरली यहाँ पे एक स्टार्क डिफरेंस दिख रहा है। Top layer is moving with some velocity, bottom layer is static, so there is a relative velocity difference। आया समझ के नहीं आया? चलो ठीक है, okay। The velocity of the different layers of liquid increases uniformly from bottom to the top layer। जैसे आप जाओगे ना बॉटम से टॉप लेयर के ऊपर, टॉप लेयर की तरफ, तो आपको समझ में आएगा कि भाई लिक्विड की वेलोसिटी जो है ना वो बढ़ रही है। ठीक है, ऑब्वियसली अगर आप ऊपर से नीचे आओगे तो आपको क्या नजर आएगा, जितना आप डीप डाउन जाओगे ना उतना ही इस वाले प्लेट के मोशन का जो इंपैक्ट है वो नीचे जाने पे कम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे आप बॉटम टू टॉप जाओगे तो आपको वेलोसिटी इंक्रीज होती हुई नजर आएगी, किसकी वेलोसिटी, लिक्विड की। और जैसे आप टॉप टू बॉटम आओगे बेटा तो आपको लिक्विड की जो वेलोसिटी है ना वो यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी। बस इतनी सी बात है, समझ गए पूरी कहानी को? चलो बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, इस पूरे स्लाइड का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, है ना। अगर आप लोग मेरे साथ साथ लिखते हुए चल पा रहे हैं तब तो बात ही एक तरफा है। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट तो ले लो। हो गया, 3 2 1 रेडी गो डन। चलो क्लियर दिस अप, क्लियर दिस अप, क्लियर दिस अप। ओके, अब विस्कोसिटी के अंदर अगली कहानी किसके बारे में थी? एवरी फास्ट मूविंग लेयर टेंड्स टू पुल फॉरवर्ड इट्स लोअर स्लो मूविंग लेयर एंड एवरी स्लो मूविंग लेयर टेंड्स टू पुल बैकवर्ड्स द अपर फास्ट मूविंग लेयर। देखो, जैसे मान लो अगर अपन इस ऊपर वाले लेयर की बात करें तो दिस इज द फास्ट मूविंग लेयर। ठीक है, मैं इसको हल्का सा कुछ अगर मैं अलग कलर से कुछ कर पाऊं, ये जो ऊपर का लेयर है, ठीक है, हल्का सा इसको मैंने डिस्टिंग्विश करने का ट्राई करा है। तो ये जो ऊपर का लेयर है दैट इज बेसिकली अ फास्ट मूविंग लेयर। ठीक है, और जो ये नीचे का लेयर है दिस इज अ स्लो मूविंग लेयर। तो आप देख सकते हैं दिस इज द स्लो मूविंग लेयर एंड दिस इज द फास्ट मूविंग लेयर। तो अब होता क्या है, जो फास्ट मूविंग लेयर होता है ना वो नीचे वाले स्लो मूविंग लेयर को भी अपने लपेटे में लेकर के तेज चलवाने का ट्राई करता है, और जो स्लो मूविंग लेयर होता है वो इस ऊपर वाले फास्ट मूविंग लेयर का सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं स्लो मूविंग लेयर जो है ना वो ऊपर के फास्ट मूविंग लेयर को भी स्लो डाउन करने का ट्राई कर रहा है। तो वही यहाँ पे कहा गया था कि जो फास्ट मूविंग लेयर है वो नीचे के स्लो मूविंग लेयर को भी फास्ट करवाना चाहता है, और जो नीचे का स्लो मूविंग लेयर है वो ऊपर वाले लेयर को फास्ट मूव करने में सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं फास्ट मूविंग लेयर को बैकवर्ड पुल कर रहा है, पीछे खींच रहा है, स्लो करवाने का ट्राई कर रहा है। आया समझ के नहीं आया? ठीक है, दैट्स हाउ तो रिलेटिव मोशन यहां पे डेवलप हुआ है। ओके, दिस प्रोड्यूसेस अ विस्कस फोर्स। ठीक है, यहाँ पे एक तरह का इंटरनल फ्रिक्शन है। अरे यार, आगे वाला जो ऊपर वाला जो लेयर है वो तेज चलने का ट्राई कर रहा है, लेकिन नीचे वाला लेयर जो है वो तेज नहीं चल पाया। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिलेटिव मोशन आ गया, एक आगे निकल गया, ऊपर का लेयर आगे निकल गया, नीचे वाला लेयर पीछे रह गया, तो यहाँ पे आ गया रिलेटिव मोशन। अब आपके दिमाग में ये कहानी बिल्कुल बेहतरीन तरह से बैठ जानी चाहिए कि कहीं पर भी अगर रिलेटिव मोशन हुआ, कहीं पर भी अगर रिलेटिव मोशन हुआ तो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स काम करना स्टार्ट करता है। तो रिलेटिव मोशन इज अपोज्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, रिलेटिव मोशन इज अपोज्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, रिलेटिव मोशन इज अपोज्ड बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, यहां तक कोई दुख दर्द तकलीफ परेशानी तो नहीं हो रही है? पक्का श्योर हो? चलो ठीक है, क्लियर करें इसको, है ना, हो चुका अपना पूरा फंडा क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, therefore to maintain the relative velocity between the two layers of liquid flow, a force equal to the viscous force acting between these two layers is to be applied टेंजेंशियली टू द लिक्विड लेयर। इसका मतलब क्या है, देखो, जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर मूव करने का ट्राई कर रहा है तो देयर इज अ रिलेटिव मोशन। बात समझना अच्छे से, ठीक है। अब इस रिलेटिव मोशन, जैसे रिलेटिव मोशन आया तो इसको अपोज करने के लिए कौन काम करना स्टार्ट कर देगा, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, अब फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू क्या है, मान ले F के बराबर, ये तो अपना हो चुका ना। मान ले कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है, जैसे ही एक लेयर तेज मूव कर रहा है दूसरा लेयर स्लो मूव कर रहा है, तो वहां पे क्या आ गया बेटा, रिलेटिव मोशन। और रिलेटिव मोशन को अपोज कौन करता है, रिलेटिव मोशन इज बेसिकली अपोज बाय द फ्रिक्शनल फोर्स।
रिलेटिव मोशन को अपोज कौन करता है? तो रिलेटिव मोशन इज बेसिकली अपोज बाय द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स बोले तो F। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगर फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है और इस फ्रिक्शनल फोर्स के बावजूद अगर आप इस लिक्विड को मूव करवाना चाहते हैं तो आपको ऑब्वियसली इतने ही अमाउंट का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एन इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स, an equal amount of force, कितना amount of force F is to be applied, an equal amount of force F is to be applied on the liquid tangentially so as to produce motion। इस बात को समझे आप? बहुत ही बारीक बात है बेटा। जैसे ही दो लिक्विड लेयर्स के बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रहा था, ठीक है, तो रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए कौन आ गया? विस्कस ड्रैग आ गया, लिक्विड फ्रिक्शन आ गया। अब अगर लिक्विड फ्रिक्शन काम कर रहा है, कुछ तो उसकी वैल्यू होगी। लेट्स सपोज उसकी वैल्यू कितनी है बेटा? F के बराबर है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे लिक्विड फ्रिक्शन काम कर रहा है F का, इसके बावजूद अगर मैं लिक्विड लेयर्स को मूव करवाने का ट्राई करूंगा तो मुझे कम से कम कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? जितना भैया लिक्विड फ्रिक्शन है, जितना लिक्विड फ्रिक्शन है कम से कम उतना फोर्स तो अप्लाई करो ताकि प्रॉपर मोशन हो पाए। आई मेरी पूरी बात समझ में? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इस बात को। मेरे साथ साथ नोट करते हुए चल रहे हो तो बहुत जबरदस्त है, ठीक है। चलो क्लियर दे सब, हर एक पॉइंट को मैं सुपर एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये वाला पॉइंट अपना हो चुका है, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद क्या है? एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट इन अ फ्लोइंग लिक्विड, बाय फ्लोइंग लिक्विड का जिक्र करना बहुत जरूरी है बिकॉज ऑब्वियसली नाउ वी आर डीलिंग विथ नॉट विथ हाइड्रोस्टैटिक्स, नाउ वी आर डीलिंग विथ हाइड्रोडायनामिक्स। अब लिक्विड मोशन में आ चुका है। ओके, द स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन। यहाँ पे जो स्ट्रेस होता है दिस इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन। तो मैं आपको एक बात जरा बता दूं, अभी मैंने आप लोग को सिखाया कि यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा जो कि टेंजेंशियल स्ट्रेस डेवलप करेगा। अरे अगर तुम नॉर्मल फोर्स अप्लाई करोगे तो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? प्रेशर, और प्रेशर क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। आई बात समझ? तो अगर आप नॉर्मल फोर्स अप्लाई करोगे, परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करोगे तो नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप होगा, परपेंडिकुलर स्ट्रेस डेवलप होगा। लेकिन अगर आप कभी टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई करोगे तो टेंजेंशियल स्ट्रेस डेवलप होगा, जिसको आप शियरिंग स्ट्रेस भी कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द शियरिंग स्ट्रेस, द टेंजेंशियल स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेन। तो आप सीधे इसको स्ट्रेन रेट बोल दो, एक ही बात हो गई, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहीं से आपके सामने क्या आ जाएगा बेटा कि अच्छा फिर तो शियरिंग स्ट्रेस जो है, जैसे आप यहाँ पे इक्वल टू लगाओगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्ट्रेन रेट तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यहाँ पर स्ट्रेन रेट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो आ जाएगा ईटा। यहाँ पर जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो आ जाएगा ईटा, और इस ईटा को बोलते हैं विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। इस ईटा को ही तो हम बोलते हैं विस्कोसिटी कोएफिशिएंट या कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जो कि हमारे समक्ष क्या आ चुका था बेटा? शियरिंग स्ट्रेस अपॉन, यही तो हमारे समक्ष आ चुका था, शियरिंग स्ट्रेस अपॉन, नीचे आ जाता है स्ट्रेन रेट। नीचे क्या आ जाता है बेटा? नीचे आ जाता है स्ट्रेन का रेट। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पूरी कहानी को आप बेहतरीन तरह से समझ गए होंगे, ठीक है। इसका हम लोगों ने जिक्र इसका पहले ही कर लिया था, अभी बस एक बार आपको यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे दिखा दिया गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हर एक तरह से आपकी हेल्प करने का पूरा ट्राई किया जा रहा है, अलग से समझा भी दिया था, उसके बाद डेफिनेशन भी आपको बता दिए। तो अगर आपने वहाँ पे चीज़ें समझ ली हैं तो भी बहुत बढ़िया, अगर आपको ऐसे पूरे फॉर्मेट में चाहिए तो ये भी रहा आपके समक्ष प्रस्तुत। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर अपन कहानी को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करना प्लीज बेटा। 3, 2, 1 रेडी, गो एंड डन। हो गया, क्रिस्टल क्लियर है, डन है पूरा। चलो आगे बढ़ेंगे। ये वाला पूरा फंडा क्लियर हो गया। विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है इसका? ml-1 t-1, ठीक है। अब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी फॉर अ गिवन फ्लूइड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ शियरिंग स्ट्रेस टू द स्ट्रेन रेट, दैट इज डन, ये हम कर चुके थे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स। अब यहाँ पे क्या कराना बेटा? फॉर्मूले को देखा है, फॉर्मूले को हल्का सा घुमा करके ना डेफिनेशन के तौर पे प्रस्तुत करा गया। तो ऑब्वियसली हमको ये वाली चीज भी कैसे हुई है वो पता होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा मैं आपका हेल्प चाहूंगा। आप लोग को पता है ना ग्रेडियंट क्या होता है? डिवाइड बाय लेंथ, ठीक है। अगर मैंने कभी आपके सामने अगर ये वाला वर्ड यूज कर दिया है वेलोसिटी ग्रेडियंट,
अगर मैंने कभी मान लो अगर मैंने वर्ड यूज करा वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फट से जाओ कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया, फटाक से आ जाओ, ठीक है। बातचीत चल रही है, बातचीत, ठीक है, तुम्हारा मेरा इंटरेक्शन है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होगा बेटा, तो ऑब्वियसली आपने वही कहा होगा, वेलोसिटी अपॉन लेंथ होगा सर, ठीक है। क्या होगा, वेलोसिटी अपॉन लेंथ होगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया, एक तरफा वही तो होगा। अब जरा गौर करें, ईटा का जो फॉर्मूला आया था, अभी हम सब लोग जानते हैं ईटा का फॉर्मूला आया था फुलवा। मैं तुमसे पूछूं ना पूछूं, तुम तो लिख दो फॉर्मूला, मैं समझ जाऊंगा कि बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव थे, है ना। तो होता क्या है कि जो भी हम लोगों ने सीखा है, जो भी हमने याद कर लिया ना, अगर आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देंगे, तो कभी अगर आप 10-1 दिन के बाद अगर इस वीडियो को वापस से रिविजिट करते हैं तो आपको याद आएगा, ठीक है। वो तो नहीं कि नॉस्टैल्जिया हिट करता है कि अरे हाँ यार दोपहर का समय था, मैं बैठ के पढ़ रहा था, पहले बहुत टेंशन हो रही थी, जब वीडियो को देखने लगा तो उसके बाद समझ में आया कि कंटेंट ईजी था, तो तब जाकर के मैंने इसका आंसर टाइप किया था, है ना। अभी तुमको याद है, कल को तुम भूल जाओ इस फॉर्मूले को, मान लो ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, बिकॉज सिर्फ एक सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ना है तुमको, पढ़ना है बहुत सारे सब्जेक्ट, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी है एक आध फॉर्मूले आप भूल जाओ तो भूल जाओ, कोई दुख वाली बात नहीं है। लेकिन वापस से अगर रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, वापस से अगर याद वापस नहीं आ पा रहा है, एकदम ब्लैंक आउट हो रहा है, तो फिर मसला थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ना। चलिए, ईटा का फॉर्मूला क्या होता है, फुलवा वाला फॉर्मूला होता है, बहुत शानदार। अब जरा गौर करो क्या लिखा गया, विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, या प्यार से बोलो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा ईटा कुछ नहीं है, ईटा ऑफ अ लिक्विड इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स, बहुत सही बात है, इट इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स, सही बात। रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, अच्छा जी, रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो अब मैं आपको जरा बता दूं, मैं अगर चाहूं तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूं। कौन बुरा मान रहा है, कोई बुरा नहीं मान रहा, ठीक है। तो अगर मैं चाहूं तो मैं इस फॉर्मूले को हल्का सा और अगर चेंज करना चाहूं तो एफ अपॉन ए तो मैंने लिख दिया। अब सब जानते हैं कि वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन लेंथ, ठीक है। फुलवा तो ये था ही, तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे आ जाएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, नीचे क्या आ जाएगा बेटा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, नीचे आ जाएगा बेटा क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइएगा, तो यहाँ पे ना अगर विस्कोसिटी कोएफिशिएंट की बात की जाए तो इट इज डिफाइंड एज द टेंजेंशियल फोर्स व्हिच इज बेसिकली रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ वेलोसिटी यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो स्वयं 1 हो जाए, v और l का रेशियो जो है वो 1 आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टू मेंटेन अ यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन 2 पैरेलल लेयर्स ऑफ लिक्विड ईच ऑफ एरिया यूनिटी, मतलब एरिया भी क्या हो जाए, 1 के बराबर हो जाए। तो अगर एरिया 1 के बराबर है, और अगर एरिया 1 के बराबर है, और अगर वेलोसिटी का जो ग्रेडियंट है वो भी अगर 1 के बराबर है, देन वो भी अगर 1 के बराबर है, तो देन होता क्या है कि जो ईटा हो जाएगा ना, दिस इज बेसिकली इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। ये कब हो जाएगा, ईटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, और जहां पर एरिया ऑफ द प्लेट्स भी क्या हो जाए बेटा, यूनिटी के बराबर हो जाए, ठीक है। तो ये बेसिक एक तरह से डेफिनेशन को घुमा के प्रस्तुत करने का तरीका ये भी होता है। तो इसका भी आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद फिर अपन कहानी को यहीं से आगे बढ़ाने वाले हैं। जल्दी करेगा प्लीज, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, चलो चलो चलो, अब जरा आगे बढ़े। डायमेंशनल फॉर्मूला एंड यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं सर। वो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आया था, ml-1 t-1। मैं चाहता हूं कि जितने बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं ना, वो प्लीज एक बात तो मेक श्योर कर दो कि कमेंट सेक्शन में डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देना, ठीक है। बिकॉज होता क्या है कि ये सवाल कोई छोटा मोटा सवाल नहीं, बहुत ही फेमस कैटेगरी वाला क्वेश्चन है, ये आ चुका है और आता रहेगा काफी समय तक, ठीक है। ml-1 t-1। अब जरा बात करना अपने को क्या यूनिट क्या होगी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। व्हाट इज गोइंग टू बी द यूनिट फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। अब जरा गौर करें, बेसिक फॉर्मूला जो हम लोगों ने सीख के रखा है उसी में पूरा खेल खत्म हो जाता है, FL/V है। अब देख मैंने ऐसा क्यों लिखा है इसको, देखो भैया, अगर मैं इसको ना समझूं अच्छे से, तो ये कहीं ना कहीं जो F/A है ये होता है प्रेशर, F/A फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, प्रेशर, और ये आ गया है L/V, ठीक है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया इज नथिंग बट प्रेशर, तो प्रेशर का मतलब होता है पास्कल, प्रेशर का मतलब क्या होता है बेटा, पास्कल होता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ, लेंथ किस में आता है बेटा, मीटर्स में आता है,
लेंथ किस में आता है बेटा, मीटर्स में आता है। उसके बाद नीचे वाला जो v है ना, ये नीचे वाला v आता है, स्टैंड आउट करता है फॉर वेलोसिटी, और जब ये वेलोसिटी है तो ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो ईटा विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, इसका जो यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा पास्कल, और मीटर से मीटर कट गया तो बनेगा सेकेंड, तो पास्कल सेकेंड। बट प्यारी बात क्या है, एक तो ये यूनिट तो होती है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है, ये यूनिट तो होती है पास्कल सेकेंड, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट द थिंग इज दिस, यूनिट इज पास्कल सेकेंड, ठीक है। बट एक बात होती है, इसके अलावा एक और होती है यूनिट, ठीक है। अगर आप लोग को पहले से ही पता है तो वो भी जरा मुझे बता दीजिएगा, अगर नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम ये वाली जो यहाँ पे लिखी है यूनिट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बाकायदा से प्रॉपर कंटेंट पे आपको लेकर के आते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट हो गया बेटा, 3 2 1 रेडी गो डन, चलो बहुत शानदार। ओके, मूविंग ऑन टू द मेन कंटेंट, ठीक है। तो अभी अपन ने क्या देख लिया कि पास्कल सेकेंड तो होती है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है पास्कल सेकेंड। एक बार जरा देख लो, ml -1 t -1, ये तो कैसे निकाला गया वो हम पहले भी निकाल चुके थे। यूनिट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, देखो ईटा इज इक्वल्स टू FL अपॉन VA तो होता ही है, ठीक है। तो जो फुलवा वाला फॉर्मूला है ना, उसको दरअसल ऐसे लिखा हुआ है जमा करके। अब वो क्या जमा के रखा है आप समझ रहे हैं, यहाँ पे देखो वेलोसिटी अगर छोटी होगी, डिस्प्लेसमेंट अगर छोटा होगा, तो यहाँ पे dv और dx आ जाएगा। बाकी बात तो एक ही है, ये dx पहले ऊपर रहा करता था, ये dx पहले ऊपर रहा करता था, तो ये फॉर्मूला दरअसल ऐसा था। अरे मैंने क्या सिखाया था, फुलवा सिखाया था, तो f इंटू एल था। अगर मान लिया छोटा डिस्टेंस होगा तो dx, फुल हो गया अपॉन नीचे क्या था वाह, v का मतलब वेलोसिटी, a का मतलब एरिया। तो यहाँ पे वेलोसिटी एरिया तो a के बराबर है। अब मान ले वेलोसिटी जो है वो कम होगी तो dv हो जाएगी। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं एक बात समझ सकता हूँ, f को ऊपर मत छेड़ो, रहने दो, ए को मत छेड़ो, रहने दो। ये नीचे क्या आ रहा है, dv बाई dx आ रहा है, तो उसका जो dv अपॉन dx था वही तो ऊपर कूद के चला गया। तो आप सीधे भाषा में इसको dv बाई dx ऐसे भी लिख सकते हो। आगे वही वाला फॉर्मूला। अब क्या है, कई बार ना जब आपके सामने नहीं किया जाए ना, तो ये फॉर्मूला बोलते हो कि सर आपने तो फुलवा वाला पढ़ाया था, आपने एक और नया फॉर्मूला था वो नहीं पढ़ाया, वो ऐसा फॉर्मूला था। अरे भाई वहीं से निकला है, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो बहुत बढ़िया। ऐसा यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज पॉइजलीज, ठीक है। इसको पॉइजली मत बोलना प्लीज, ये पॉइजलीज है। अब देखो क्या होता है, ऐसा यूनिट है विस्कोसिटी की, लेकिन हमने क्या निकाल के रखी है, पास्कल सेकेंड। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप पास्कल सेकेंड यूज कर रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पॉइजलीज भी होती है, जिसके लिए आप सिर्फ PL यूज कर देंगे तो भी सफिशिएंट होगा, मोर देन सफिशिएंट, ठीक है। आगे बात समझ में। अच्छा एक और चीज है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये सेकंड क्यों लिख के रखा है। अरे पास्कल क्या होता है मेरे भाई, पास्कल स्वयं क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बगल में क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, कोई दिक्कत तो नहीं है। और वैसे उसको अपन ने केजी में कन्वर्ट किया तो अपना आंसर आ चुका है। कैसे, न्यूटन को आप अगर चाहो ना तो आप ऐसे लिख सकते हो, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, मीटर स्क्वायर, और बगल में क्या आ जाएगा, सेकेंड। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड आ गया, किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जहां पे 1 पॉइजली या 1 पास्कल सेकेंड जो होता है, वो हर चीज फिर किस में आने वाली है बेटा, वो हर चीज फिर आने वाली है SI यूनिट में। फोर्स आएगा न्यूटन में, एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में, यहाँ पे dv का मतलब वेलोसिटी किस में आएगा, मीटर पर सेकेंड में, dx का मतलब लेंथ किस में आएगा, मीटर्स में आएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद फिर अपन कहानी को यहीं से आगे बढ़ाते हैं। जल्दी करना प्लीज बेटा, 3 2 1 रेडी गो एंड डन। हो गया हो गया हो गया, चलो बहुत बढ़िया। ये था सबसे इंपॉर्टेंट कंटेंट जो कि आपको डिलीवर हो चुका है। अब जरा यहाँ पे देख लिया जाए, दस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज सेड टू बी 1 पॉइजली। फॉर्मूला हमेशा आपके दिमाग में ये फॉर्मूला बकायदा चलना चाहिए, FL बाई VA, ठीक है, फुलवा वाला फॉर्मूला। या फिर जो अभी आया था ना, ईटा इज इक्वल्स टू F अपॉन A था ऐसे अलग, और ये था अपने पास। अरे एक बात तो बताओ, ये जो dv बाई dx है, इसको तुम क्या बोलना चाहोगे, कुछ इसका एक पर्टिकुलर नाम रख सकते हो क्या? जल्दी जाओ कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को फट से। अगर मैं बोलता हूँ dv बाई dx, इसका नाम क्या होगा भाई? कर दिया काम, कमेंट में गए, आंसर लिख दिया। अब जरा वापस आ जाओ बेटा, ये dv बाई dx है ना, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ऑब्वियसली लेंथ से डिवाइड करा है, सो दिस इज नथिंग बट द वेलोसिटी ग्रेडियंट। इट्स एज सिंपल एज दैट,
कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? चलो चलो चलो, अब ये अपना हो चुका है। दस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड इज सेड टू बी 1 पॉइजली या 1 पास्कल सेकेंड। अब कब? जब 1 न्यूटन टेंजेंशियल फोर्स, जब 1 न्यूटन का टेंजेंशियल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द वेलोसिटी ग्रेडियंट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड बिटवीन टू पैरेलल लेयर्स ऑफ लिक्विड ईच ऑफ एरिया 1 स्क्वायर मीटर। एरिया कितना हो जाएगा? 1 स्क्वायर मीटर, यूनिटरी मेथड भैया, ठीक है। The CGS unit of coefficient of viscosity is डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अब जरा गौर करना, SI यूनिट क्या आई थी इसकी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बिकॉज वो पास्कल वाला आया था ना, पास्कल सेकेंड वाला, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड हो गया था, तो वहीं से निकल गई है इसकी CGS यूनिट भी। न्यूटन की जगह पे डाइन आ जाएगा, पर मीटर स्क्वायर की जगह पे पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी पॉइजलीज तो होता ही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को अपन यहीं से आगे बढ़ाते हैं। चलिए फिर ठीक है, बहुत शानदार है ना। अब जरा इसको देख लिया जाए वापस से। तो यहाँ पे क्या था अपने पास? ये था पास्कल के लिए, मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे अपने पास क्या आ गया था? ये था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद क्या आ गया था? ये था पास्कल इंटू सेकेंड था, तो ये अपने पास हो जाएगा दिस मच, ठीक है। दिस इज अबाउट विस्कोसिटी कोएफिशिएंट। तो मेरे ख्याल से आप पूरी बात समझ पा रहे होंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ था? न्यूटन की जगह पे आएगा डाइन, और आप लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन क्या होता है? 10⁵ डाइन्स होता है। इट्स एज सिंपल एज दैट। उसके बाद मीटर का स्क्वायर, पर मीटर का स्क्वायर मतलब क्या? अब 1 मीटर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर। तो अगर 1 पर मीटर स्क्वायर हो रहा है तो फिर 1 मीटर क्या होता है? बेसिकली 100 सेंटीमीटर, तो उसका पर स्क्वायर कर दिया अपन ने, चलेगा आप लोग को। उसके बाद सेकेंड, तो सेकेंड ही है, सॉल्व आउट करोगे, ये आएगा अपना आंसर, ठीक है। इसको बोलेंगे अपन 10 पॉइज। अगर आप गौर करें तो ये CGS के लिए टर्म अपन यूज कर रहे हैं, पॉइज, ठीक है। किसके लिए टर्म यूज कर रहे हैं अपन? CGS के लिए यूज कर रहे हैं पॉइज। आगे पूरी बात समझ में? मेरे ख्याल से यहां तक कोई दिक्कत तो आपको नहीं लग रही होगी। अब जरा गौर करना, तो 1 पॉइजलीज ये अपने पास SI में होता है, और ये अपने पास किस में होता है बेटा? CGS में होता है। इसका मतलब 1 पॉइजली इक्वल टू क्या होता है? 10 पॉइज के बराबर होता है। तो वही लिखा हुआ है कि 1 पॉइजली जो होता है ना, वो 10 पॉइज के बराबर होता है, मतलब डेका पॉइज। यहाँ बीच में आएगा इक्वल टू डेका पॉइज, और यहाँ बीच में आएगा इक्वल टू, ये रहा 1 डेका पॉइज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 पॉइजली के बराबर, ठीक है। उसके बाद क्या है? रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, जस्ट अ फॉर्मूला। तो विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन विस्कोसिटी ऑफ वाटर। तो ये विस्कोसिटी ऑफ, रिलेटिव विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड है, तो किसके रिस्पेक्ट में है? दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू विस्कोसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट में। आगे पूरी बात समझ। नोट दैट कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी बट इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इस बात का खास ख्याल रखना कि जो फुलवा का जो फॉर्मूला आया था ना, ईटा इज इक्वल्स टू फुलवा, जो उसमें ईटा है विस्कोसिटी कोएफिशिएंट, वो स्वयं एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इट्स एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले ही चुके थे, अब जरा कहानी में अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगले वाले कॉन्टेंट्स पे आपको लेके चलते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने पूरा देख लिया मेरे ख्याल से, स्क्रीनशॉट तो आप लोग ले चुके थे, आगे बढ़ेंगे अब इसमें। अगला ये रहा एक बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आप लोग के समक्ष प्रस्तुत। A circular metal plate of radius 5 सेंटीमीटर, ऑब्वियसली रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर, बट अगर आपको आंसर कोट करना होगा SI यूनिट्स में तो आपको इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करोगे मीटर्स में? अब जरा गौर करो, अगर R है 5 सेंटीमीटर तो क्या हो जाएगा? 5 इंटू सेंटी का मतलब क्या होता है? 10⁻²। तो ये अपने पास कन्वर्ट हो चुका है मीटर्स में, और बेसिकली सर्कुलर मेटल प्लेट है। तो सर्कुलर मेटल प्लेट में अगर आप एरिया की बात करें तो एरिया हो जाता है पाई इंटू आर का स्क्वायर। अगर सर्कुलर मेटल प्लेट में आप एरिया की बात करें तो क्या हो जाएगा? एरिया पाई इंटू आर का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद क्या है? रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ कैस्टर ऑयल 2 mm थिक। उसकी थिकनेस क्या है बेटा? 2 मिलीमीटर की थिकनेस है। तो मैं आपकी जरा इसमें भी हेल्प कर देता हूँ। 2 mm जो लिखा हुआ है ना, इसमें जो पहला वाला m है वो मिली के लिए है, और मिली का मतलब 10⁻³ दूसरा वाला m जो है वो स्वयं मीटर के लिए है, ठीक है। उसके बाद क्या है? हुज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज 15.5 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर और इंटू सेकेंड हो चुका है। इसका मतलब क्या है? विस्कोसिटी कोएफिशिएंट जो है वो CGS में गिवन है, काफी चीजें यहाँ पे CGS में ही गिवन थी, ठीक है। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट विद अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। लो भैया, वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड में गिवन नहीं है, वो भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में गिवन है। कन्वर्ट करना आसान है, वो कर लेंगे अपन कन्वर्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ऑल्सो कैलकुलेट द स्ट्रेन रेट एंड शियरिंग स्ट्रेस, दो चीजें इवैल्यूएट करनी है, स्ट्रेन रेट भी करना है। अच्छा एक सेकेंड, हॉरिजॉन्टल फोर्स भी तो करना है, तो फोर्स भी करना है, स्ट्रेन रेट भी करना है, और शियरिंग स्ट्रेस भी करना है। 3 चीजें आपको इवैल्यूएट करनी है, ठीक है। अब ये कैसे होगा? जो भी चीजें यहाँ पे आपको कन्वर्जन में काम आएंगी वो सब मैं लिख चुका हूं, एक बार जरा ट्राई करो बेटा, ठीक है।
क्या तुम्हारा आंसर आ रहा है वो प्लीज लिख देना। लो 5-10 मिनट लो, आराम से सॉल्व करो। फॉर्मूला कौन सा है, यू ऑलरेडी नो, फुलवा। फॉर्मूला कौन सा है, यू ऑलरेडी नो, फुलवा, है ना। अब तुम्हें क्या लगता है सॉल्व कैसे करोगे, जो भी तुम्हारा आंसर आ जाए वो कमेंट सेक्शन में डाल देना। उसके बाद फिर इस वीडियो को प्ले करके ना इसका तुम आंसर देखना, ठीक है। तो जल्दी एक बार सेल्फ ट्राई तो बनता है, जल्दी करना प्लीज। चलिए ठीक है, फिर बहुत शानदार। इसका जो भी आंसर आया होगा आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में डाल ही दिया होगा, ठीक है। अब जरा इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं बेटा। तो सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस है 5 सेंटीमीटर। सर्कुलर प्लेट का जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। लिख दिया जाए बेटा, रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर। सब कुछ सीजीएस में ही है ना, तो अपन अपना आंसर जो है वो सीजीएस में लिख देते हैं, आखिरी में होगा तो कन्वर्ट कर देंगे एसआई में, ठीक है। तो रेडियस है 5 सेंटीमीटर। इट रेस्ट ऑन अ लेयर ऑफ कैस्टर ऑयल 2 mm थिक, ठीक है। मतलब जो लेंथ यहाँ पे गिवन है ना वो गिवन है 2 mm थिक, तो 2 मिलीमीटर। अच्छा एक और चीज़ है बेटा, ये जो मिलीमीटर लिखा है ना मैंने, लेकिन ये तो सीजीएस भी नहीं है, बिकॉज सीजीएस क्या होती है, सेंटीमीटर। तो एक काम करा जाए, पॉइंट को एक पीछे लेकर के आ जाओ, तो ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर सेंटीमीटर बेसिकली। ये अपने पास वैसे तो यहाँ पे मीटर है, अभी अपने पास क्या हो जाएगा 0.2, अब आ गया सेंटीमीटर। तो ये अपन एक तरह से सीजीएस में कन्वर्ट कर दिया अपन ने लेंथ को, ठीक है। उसके बाद हुज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज, ऑब्वियसली वो भी सीजीएस में ही गिवन है, ईटा इज इक्वल्स टू 15.5। अब एक एक को अपन कन्वर्ट करें, उसके बाद फिर आंसर तक जाए तो वो अजीब लगेगा, ठीक है। ये 5 क्वांटिटीज है भैया, कितना कन्वर्ट करोगे, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड, ये आ गया हमारे पास ईटा। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द प्लेट विद अ स्पीड ऑफ, स्पीड है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये लो, मतलब वेलोसिटी भी गिवन है तुम्हें कितना बेटा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब सीजीएस में ही गिवन है, ठीक है। अब क्या क्या आप लोग को निकालना है, तो निकालने के लिए पहली चीज यहाँ पे क्या है, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड, ठीक है। फोर्स निकालना है पहली बात तो आप सब लोग जानते हैं नाउ। पहली चीज पे आते हैं फोर्स। पहला जो निकालने के लिए बोला गया है वो निकालने के लिए बोला गया है फोर्स क्या होगा, ठीक है। तो अब जरा गौर करें, ईटा का जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है फुलवा FL/VA, ठीक है। तो यहां जब आप F निकालेंगे ना बेटा, तो F कितना हो जाएगा, F हो जाएगा ईटा VA/L, ठीक है। सही जा रहे हैं। जब F निकालेंगे तो ईटा VA अपॉन नीचे क्या हो जाएगा बेटा L, जहां पे V क्या है, स्वयं वेलोसिटी है, ठीक है। नाउ F इज इक्वल टू, ईटा की वैल्यू कितनी आ चुकी थी, ईटा की वैल्यू गिवन है 15.5, ईटा की वैल्यू गिवन है 15.5। उसके बाद V इंटू ए, अच्छा वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, वेलोसिटी है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। उसके बाद ए का मतलब क्या होता है बेटा, एरिया। अब एरिया तो नहीं निकाला था अभी तक, तो अपन एक काम करें, एरिया निकालने फिर अपन यहाँ पे पुट कर देंगे। तो एरिया निकालने के लिए कहाँ करें, वहाँ निकाल दें अपन एरिया। तो जरा गौर करना, एरिया क्या होगा बेटा पाई इंटू आर का स्क्वायर, एरिया क्या होगा बेटा पाई इंटू आर का स्क्वायर। तो पाई का मतलब क्या होता है 22/7। उसके बाद करोगे आर का स्क्वायर, एरिया भी निकाल लेते हैं अपन सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर ही, ठीक है। तो आर कितना था बेटा, आर था 5 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा 25, और सेंटीमीटर स्क्वायर तो बन ही जाएगा, ठीक है। तो अपने पास जो एरिया बचेगा वो कितना बचेगा बेटा, 25 को जरा मल्टीप्लाई करना 22 से, ठीक है। तो 500 और 50 550, ठीक है। कितना आ जाएगा 550 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमने एरिया इवेलुएट कर लिया बिकॉज सर्कुलर प्लेट है, ऐसा गिवन था, ठीक है। तो एरिया क्या होगा उसका पाई इंटू आर का स्क्वायर, डन। तो F इज इक्वल टू ईटा मैंने पुट कर दिया है, वेलोसिटी कितना था 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एवरीथिंग इज इन SI, तो आंसर डाइंस में आने वाला है। बिकॉज न्यूटन में कब आएगा, जब SI होगा। एवरीथिंग इज इन CGS, तो अपना आंसर डाइंस में आने वाला है। बिकॉज अगर SI में होता तो अपना आंसर फोर्स का न्यूटन्स में आता, अभी तो CGS में है। ईटा 15.5, वेलोसिटी 5, उसके बाद एरिया कितना आ गया 550/7, 550/7। और उसके बाद नीचे एक और चीज गिवन थी बेटा लेंथ, ठीक है। अब लेंथ हमारे पास कितना है, लेंथ है अपने पास 0.2, लेंथ है अपने पास 0.2 सेंटीमीटर। सब कुछ अपने पास कन्वर्जन था, ठीक है। सब कुछ अपन ने CGS में कन्वर्ट कर दिया। जैसे आप इसको सॉल्व आउट करेंगे ना बेटा, पूरा सॉल्व आउट करेंगे तो अपना आंसर जो आएगा वो आएगा 30400। एक बार क्रॉस चेक कर लेना, 30400 ही आ रहा है क्या, तो इतना आंसर अपना आना चाहिए डाइंस में, ठीक है। इतनी पूरी बात समझ में आ गई, ये अपने पास फोर्स निकल करके आ गया। तो एक काम करो बेटा, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी 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 इसका स्क्रीनशॉट लेंगे आप, उसके बाद फिर अपन कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हो चुका है, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया आ गया, ये हो चुका है। तो अब एक काम करें, तो इसको अब मैं काम करूँ, यहाँ से मिटा रहा हूँ, बस f को लिख दूंगा 30400, जो कि अपना आंसर आ चुका है, बिकॉज इन सब का अपने को यूज पड़ेगा। तो मैं स्लाइड नहीं चेंज कर रहा हूँ, इसी पे कर देता हूँ। तो 30400, ये तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट तो उसका ले लिया था, है ना। तो पहले वाले का आंसर इज ऑल डन, f आ गया था 30400 डाइन्स। अब जरा आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सवाल में आपसे क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल फोर्स, दैट इज डन। उसके बाद ऑल्सो कैलकुलेट स्ट्रेन रेट। तो पहले निकालते हैं स्ट्रेन रेट क्या होगा। स्ट्रेन रेट, भाई स्ट्रेन अपने पास क्या आया था, देखो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। तो वो डेल्टा एल जो अपने पास आया था, अब डेल्टा एल यहाँ पे कितना होगा बेटा, तो एक काम करें, पहले इसको लिखें अपन, डेल्टा एल अपॉन एल, ठीक है। ये स्ट्रेन है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा अपने को टाइम से, तभी तो बनेगा स्ट्रेन रेट। तो डेल्टा टी से हमने डिवाइड किया, तब जाकर के जो स्ट्रेन रेट बचेगा वो क्या बचेगा, जरा सुनना। डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी क्या होता है बेटा, वेलोसिटी। ये क्या होता है, वेलोसिटी। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, v अपॉन एल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, कई जगह पे क्या करा हुआ है ना, ये जो एल था ना, उन्होंने कई बुक्स में इसको dx लिख के रखा हुआ है, ठीक है। और जो वेलोसिटी है उसको कई बुक्स में dv लिख के रखा हुआ है। तो आपको समझना है कि वो रिप्रेजेंटेशन के तरीके हैं अपने अपने, ठीक है। अब अपने पास वेलोसिटी कितना आ रहा है बेटा, तो वेलोसिटी अपने पास कितना था, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सब कुछ सीजीएस में, ठीक है, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और लेंथ कितना था अपने पास, सिर्फ 0.2 लेंथ था हमारे पास में, 0.2, तो 5, और ये कितना हो जाएगा 2 10 टू द पावर -1। अब ये जो 10 टू द पावर -1 है वो ऊपर गया, तो 50/2 कितना होता है, 25। 50/2 कितना होता है बेटा, 25। ये रहा अपने पास आंसर फॉर स्ट्रेन रेट। तो जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। स्ट्रेन रेट मतलब किस में आएगा बेटा, पर सेकेंड में आएगा। आया समझ। स्ट्रेन रेट है तो स्ट्रेन इटसेल्फ इज अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, यूनिट लेस क्वांटिटी। रेट लिया मतलब इसको डिवाइड करा हमने टाइम के साथ, तो पर सेकेंड तो यहाँ पे आना लाजमी है, आ गया। तो स्ट्रेन रेट भी हमारा आ चुका है 25, ठीक है। अब आखिरी चीज एक और कुछ निकालने को बोला हुआ था यार, शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है। यहाँ पे क्या निकालना है, शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है। तो थोड़ा मैं इसमें सेपरेशन दे दूं एक बार, थोड़ा जरा मैं इसको सेपरेट कर दूं, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है। बेसिक फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, अच्छे से, कि कलर तो चेंज करें इसका यार। ईटा जो था ना, ईटा दैट वाज शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन, नीचे क्या आ गया था बेटा, नीचे वो आ गया था स्ट्रेन का रेट। शेयरिंग स्ट्रेस और नीचे क्या आ गया था बेटा, वो स्ट्रेन का रेट आ गया था। अब जब आपको यहां से शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है, तो शेयरिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, ईटा इंटू क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेन रेट। ईटा इंटू क्या हो जाएगा बेटा, स्ट्रेन का रेट हो जाएगा, ठीक है। अब जरा गौर करें, तो जो शेयरिंग स्ट्रेस है अपने पास, ईटा कितना आ चुका है बेटा, जरा गौर करिए। तो ईटा की वैल्यू गिवन थी क्या, ईटा की वैल्यू गिवन थी यार कहीं, तो 15.5 था, ईटा वॉज 15.5। यहाँ पर ने कहीं लिखा है, अरे 15.5 लिखा हुआ है, ओके डन। 15.5 इंटू स्ट्रेन का रेट कितना आ चुका है, स्ट्रेन का रेट आ चुका है 25, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है भाई। बस क्या है, कभी कभी ना फॉर्मूला एक ही है बट घुमा घुमा के पूछा हुआ है, तो इस एक क्वेश्चन के अंदर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर होते हुए चल रहे होंगे मेरे ख्याल में, ठीक है। अब बस अब तो काम खत्म हो गया, शेयरिंग स्ट्रेस निकालना है ना। चलो बेटा, अब एक काम करो, 25 को मल्टीप्लाई करना 15.5 से, जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 हो गया, ठीक है। फिर 250 के बाद 125 को ऐड कर दो तो 375 के बाद 12.5 को ऐड करना तो 387.5, ये अपने पास कितना आ जाएगा, 387.5। तो ये रहा अपने पास शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। एक बार कैलकुलेशन क्रॉस चेक करना हो तो क्रॉस चेक कर लेना, मेरे ख्याल से ये इसका आंसर रहेगा 387.5। इट्स एज सिंपल एज दैट, डन, ठीक है। तो जल्दी आप कंप्लीट सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, फटाफट, ठीक है। अरे एक और चीज है, इसके अंदर यूनिट जो आएगी ना वो क्या आएगी, स्ट्रेस है ना, तो स्ट्रेस का मतलब होता है प्रेशर, और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया।
फोर्स मतलब डाइन और नीचे एरिया क्या आएगा पर सेंटीमीटर स्क्वायर, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट तो आप लोगों ने ले ही लिया होगा। चलो अब जरा कहानी को अपन यहां से आगे बढ़ाते हैं, अगले वाले कंटेंट पे आपको लेके चलते हैं। डिस्टिंक्शन बिटवीन वेलोसिटी एंड सॉलिड फ्रिक्शन। ठीक है, वेलोसिटी और सॉलिड फ्रिक्शन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं यहां पे उनकी आपसे बातचीत होनी है। ठीक है, डिस्टिंक्शन बिटवीन विस्कोसिटी एंड सॉलिड फ्रिक्शन, तो लिक्विड फ्रिक्शन एंड सॉलिड फ्रिक्शन। अब जरा गौर करें, विस्कोसिटी इज सिमिलर टू सॉलिड फ्रिक्शन इन द रिस्पेक्ट, पहले सिमिलरिटी देख लेते हैं, उसके बाद फिर डिफरेंसेस क्या क्या है वो देख लेंगे। ठीक है, तो विस्कोसिटी इज सिमिलर टू सॉलिड फ्रिक्शन इन द रिस्पेक्ट दैट क्या क्या है, बोथ कम इनटू प्ले व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये भी एक तरह का फ्रिक्शन ही तो है, बस लिक्विड में काम कर रहा है। तो फ्रिक्शन सिर्फ तभी काम करना स्टार्ट करता है व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन। फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉक्स यहाँ पे रखा हुआ है, अभी अगर ये बॉक्स सिर्फ रखा हुआ है और मैंने इस पे कोई भी एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स नहीं लगाया तो इस पर कोई फ्रिक्शन अभी काम थोड़ी करेगा। लेकिन जब मैं इसको मूव करवाने का ट्राई करूंगा, अगर मैं इस पे जरा सा फोर्स अप्लाई करूंगा और मान लो उतने से फोर्स से बॉडी मूव नहीं करी, इसका मतलब क्या कि कोई तो है जो मेरे अप्लाइड फोर्स को कैंसिल कर रहा है, और वो जो कोई तो है वो कौन है, वो फ्रिक्शनल फोर्स ही तो है। आया समझ कि नहीं आया? तो फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ तभी काम करता है जब या तो रिलेटिव मोशन हो रहा हो या तो रिलेटिव मोशन इंपेंडिंग होने वाला हो। ठीक है, चलो तो बोथ कम्स इनटू प्ले व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन, इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, समझ गए आप इस पूरी बात को? व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन। उसके बाद क्या है, बोथ अपोजेस रिलेटिव मोशन। एक तो फ्रिक्शनल फोर्सेस काम ही करना शुरू तब करते हैं जब वहां पे रिलेटिव मोशन हो, और दूसरा जब रिलेटिव मोशन को वो अपोज करते हैं। ये दोनों फोर्सेस जो होते हैं ना, मतलब विस्कोसिटी की बात कर लो या सॉलिड फ्रिक्शन की बात कर लो, दोनों ही क्या है, फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं। वो आएंगे कब, जब रिलेटिव मोशन हो, और जब आएंगे तो करेंगे क्या, वो दोनों अपोज करेंगे रिलेटिव मोशन को। सॉलिड फ्रिक्शन हो या लिक्विड फ्रिक्शन हो, वो दोनों का काम क्या होता है कि वो रिलेटिव मोशन को अपोज करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, बोथ आर ड्यू टू मॉलिक्यूलर फोर्सेस। दोनों ही फोर्सेस जो होते हैं वो मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं, मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से काम करते हैं। ठीक है, विस्कोसिटी भी और सॉलिड फ्रिक्शन भी। उसके बाद क्या है, बोथ एक्ट टेंजेंशियली इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ द मोशन। तो दोनों का जो डायरेक्शन ऑफ एक्शन होता है वो टेंजेंशियल होता है और ऑपोजिट तो होगा ही टू दैट ऑफ द इंपेंडिंग मोशन या टू दैट ऑफ द मोशन। आई पूरी बात समझ? तो ये अपने पास सिमिलैरिटीज थी बिटवीन विस्कोसिटी एंड सॉलिड फ्रिक्शन। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा इसका आपने? 3 2 1 रेडी गो डन। चलो आगे बढ़ो अगले वाले हिस्से पे। विस्कोसिटी डिफर्स फ्रॉम द सॉलिड फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। ठीक है, अब विस्कोसिटी और सॉलिड फ्रिक्शन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो जरा देख लें। विस्कोसिटी डिफर्स फ्रॉम सॉलिड फ्रिक्शन इन द रिस्पेक्ट दैट द विस्कस फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स अपॉन। पहले यहां बता दिया गया कि जो विस्कस फोर्सेस हैं वो किन चीजों पर डिपेंड करेंगे, और ये विस्कस फोर्स जो है वो सॉलिड फ्रिक्शन से किन मायनों में अलहदा है। तो अब फिर सॉलिड फ्रिक्शन किन चीजों पर डिपेंड करेगा उसकी बात कर ली जाएगी। ठीक है, तो पहले ये वो सेट ऑफ चीजें हैं जिन पर कि आपका विस्कस फोर्स जो है वो डिपेंड करता है। क्या होता है, द एरिया ऑफ द लेयर्स। जबकि अब ऑब्वियस ही बात है कि यार इससे अलग है सॉलिड फ्रिक्शन, तो सॉलिड फ्रिक्शन जो होगा वो एरिया ऑफ कांटेक्ट पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो विस्कस फोर्स जो होता है इट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द लेयर्स। ओके डन। फुलवा वाले फॉर्मूले में ये आ भी रहा था, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द लेयर्स। ऑब्वियसली जब दो लेयर्स जो है वो अलग अलग वेलोसिटी से मूव करेंगे, सो देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम, उसी को तो अपोज करेगा विस्कस फोर्स। ठीक है, तो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू लेयर्स। उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स, दोनों लेयर्स के बीच में डिस्टेंसेस कितने थे। हमारे फुलवा वाले फॉर्मूले में जो एल था वो क्या था, वो टॉप लेयर और बॉटम लेयर। मैंने कहा था कि वो लिक्विड कॉलम की लेंथ है। ठीक है, अब भाई साहब जो ये लिक्विड कॉलम की लेंथ मान ले 5 सेंटीमीटर है, इसका एक मतलब क्या हो सकता है, अगर लिक्विड कॉलम की जो लेंथ है वो मान ले 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि टॉप लेयर और बॉटम लेयर के बीच में जो दूरी है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो डिस्टेंस पे डिपेंड तो करता है। उसके बाद क्या है, द विस्कोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन, और इसी मायने में विस्कोसिटी और सॉलिड फ्रिक्शन जो है वो एक दूसरे से अलहदा हैं, क्योंकि विस्कोसिटी या लिक्विड फ्रिक्शन जो है वो दरअसल कहीं से कहीं तक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स पर डिपेंड नहीं करता। लेकिन सॉलिड फ्रिक्शन के बारे में ये बात बहुत ज्यादा जग जाहिर है कि अगर मैंने इस बॉडी पे फोर्स अप्लाई करा इस तरफ, P इज द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, तो यहां पर जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो काम करता है टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इसका वेट नीचे काम करेगा mg, और इसका जो रिएक्शन फोर्स है इसका वेट नीचे काम करेगा mg, और इसका रिएक्शन फोर्स जो है वो ऊपर काम करेगा, दैट इज r।
ठीक है। और होता क्या है कि फ्रिक्शनल फोर्स और रिएक्शन फोर्स जो होते हैं वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन फोर्स, और इसी का जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है वो म्यू आता है। म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आई पूरी बात समझ में? पक्का पूरा डन है। तो ये वाली कहानी होती है। तो विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी जो है वो नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, और ये अलग कैसे है सॉलिड फ्रिक्शन से? बिकॉज सॉलिड फ्रिक्शन डिपेंड करता है ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। आई पूरी बात समझ? तो जल्दी इन पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद कहानी को अपन आगे लेके बढ़ते हैं बेटा। हो गया हो गया हो गया, जल्दी बताएं, पूरा फंडा क्लियर हो गया? 3 2 1 रेडी गो एंड डन। चलो बेहतरीन, आगे बढ़े, अगले पॉइंट पे आ जाओ। The friction between two solid surfaces is independent of, ये किन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है? The area of surfaces in contact, ये डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है भाई, ये डिपेंड ही नहीं करता एरिया ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट पे, जबकि यहाँ पे जो विस्कस फोर्स था ना दैट वाज डिपेंडिंग, वहाँ पे लिखा है डिपेंड्स। ठीक है, तो विस्कोसिटी जो था या जो विस्कस फोर्स था दैट बेसिकली डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द लेयर्स, लेकिन यहाँ पे जो सॉलिड फ्रिक्शन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ सरफेस इन कांटेक्ट। दैट्स व्हाई मैंने कहा था कि ये अलहदा होते हैं। किन मायनों में? तो इन मायनों में अलहदा होते हैं, सॉलिड फ्रिक्शन और विस्कोसिटी। ओके डन। द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम, ना ही ये रिलेटिव वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद द सॉलिड फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, जबकि विस्कस फोर्स जो था दैट वाज नॉट इवन डिपेंडिंग ऑन द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे जो सॉलिड फ्रिक्शन है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन। इट्स एज सिंपल एज दैट। आगे पूरी बात समझ में? तो जरा ये किन किन चीजों पर डिपेंड नहीं करता है, किन के इंडिपेंडेंट है, इनके बारे में जो यहाँ बातचीत करी हुई है, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? 3 2 1 रेडी गो डन। चलो डन। तो मेरे ख्याल से ये वाला पूरा फंडा जो है आपको बेहतरीन तरह से समझ में आ गया होगा। हर एक पॉइंट को सुपर एक्सप्लेन करा है। लेक्चर लंबा था, इसके नोट्स ज़्यादा बनेंगे, लेकिन यहाँ पे जो आपने ज्ञान हासिल करा है वो आपको आने वाले सारे टॉपिक्स में बहुत शानदार तरह से काम में आने वाला है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरी बात आप समझ गए होंगे। नोट्स बनाओ और नोट्स को रिवाइज भी करो। उसके बाद अगर कुछ भी परेशानी रह जाती है तो प्लीज़ बी एक्टिव इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं हर एक कॉमेंट को बहुत डिटेल में पढ़ता हूँ, और जो भी आपने आंसर लिखे हैं वो आंसर देख करके समझ में आ जाता है कि बच्चे ने कहां पे गलती करी होगी, अगर आपका आंसर गलत होता है तो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूरा फंडा आपको एकदम सुपर क्लियर हो गया होगा। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं बेटा कि मैग्नेट ब्रेन जो प्रोवाइड करता है आप लोगों को सीबीएसई इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर सिलेबस कवरेज। उसके बाद स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी, ओलंपियाड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और एमपी बोर्ड की क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।